सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। भारती है कॉमेडियन जो, भारती ने खुद ने 16 किलो वजन घटाया। भारती की मम्मी की इंसुलिन चलती थी 7 साल से, आज 1.5 साल हो गया, एक बूंद भी नहीं चल रही। ऐसे ही मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी जी आए थे हमारे यहाँ। भारत में कुछ चीजें हैं जो आज भी अंग्रेज अपनी मर्जी से चला रहे हैं और वो हमारे देश में चाहते हैं ऐसे चलती रहे, ताकि ये देश, हम हिंदुओं को, जैन को, बौद्ध सिखों को शौक चढ़ा है खड़े होकर पेशाब करने का। अब ये देखना कितने मुस्लिम भाइयों के कमेंट आएंगे, वो कहेंगे हमारे जो व्यक्ति जितनी बार ज्यादा खाएगा वो उतना ज्यादा डॉक्टरों को, जो एक बार खाए वो, जो 2 बार खाए वो, जो 3 बार खाए वो रोगी। बॉडी सयानी है, जो रात को खाया बॉडी निकाल रही है, इसको करने दो जो कर रही है। कोई एक एलोपैथी की दवाई का नाम बताओ जिससे कोई एक बीमारी भी ठीक होती हो। एक बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक होती हो, पेपर पे दे दो हमें, तो हम आपको पर नाम बताने पे 1 लाख रुपए देने को तैयार है। डॉक्टर ने बोला था 2-3 महीने जिंदा रहेगा, डॉक्टर मर चुका है, पेशेंट जिंदा है। आज वो 2600 एकड़ में काली हल्दी उगाता है और अभी उसने हफ्ता पहले डिफेंडर खरीदी, 6 महीने पहले ऑडी खरीदी, तो 850 रुपए की कॉस्ट आ रही है। आपको बाजार में 100 रुपए का अनार का जूस कैसे मिल रहा है किसी सच्ची कंपनी का अपने आप इंग्लिश में निकाल लेना। इतना मोटा नोटिस भेजा उन्होंने मुझे, इतना मोटा। टमाटो सॉस हमेशा उसका टेस्ट सेम कैसे है? टमाटर तो हर सीजन में टेस्ट चेंज करते हैं। आपका मन कर रहा हो किसी का सिर फोड़ने का, आत्महत्या करने का, कुछ भी ऐसा मन कर, जितने हीरो हीरोइन है, ये मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वीडियो हर वीवीआईपी तक पहुंचानी है आपने, हर एक अमीर आदमी तक पहुंचानी है, हर एक फिल्म स्टार तक पहुंचानी है, क्योंकि इनके एक एक दिन की, एक एक मिनट की, घंटे की कीमत है। आज एक बार फिर से आप लोगों के चहेते आचार्य मनीष और साथ में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के साथ हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। पिछली बार जब हमने पॉडकास्ट किया था उस वक्त तो सिर्फ आचार्य मनीष थे और आप लोगों का बहुत भयंकर रिस्पांस मिला था। स्पेशली हमने देखा कि उसके रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, बहुत लोगों ने काट काट करके अपने हैंडल पर डाले थे। तो आज एक बार फिर से हम हेल्थ पर बात करने वाले हैं। आज थोड़ा सा स्पेशल पॉडकास्ट इसलिए है कि पिछली बार तो हमने नोएडा अपने स्टूडियो में ही किया था, आज हम पंचकुला आए हैं आचार्य मनीष आचार्य जी के सेंटर पर। वैसे एक बार तो मैं 1 हफ्ते बिता चुका हूँ आपके मेरठ वाले सेंटर पर, दोबारा इस बार दूसरा इंटरेस्ट भी मेरा यहाँ पर है, सिर्फ पॉडकास्ट करने नहीं, 1 हफ्ते में दोबारा यहाँ पे रहने आया हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस भी बातचीत में निकाल लेंगे। 1 हफ्ते का रिजल्ट बता दो ना। 1 हफ्ते का रिजल्ट बता दें? वैसे देखो फिजिकली तो मुझे अंदर बहुत ज्यादा चेंज मिले थे, लेकिन अगर बाहर वेट वाइज बोले तो वेट 3 किलो कम हुआ था। वो बात अलग है कि बाहर जाके मैंने 2 किलो बढ़ा लिए थे, लेकिन 3 केजी कम हुआ था। लेकिन ज्यादा अचीवमेंट आचार्य जी बताऊं आपको, वेट से ज्यादा ना मुझे ये फील हो रहा था कि मेरी बॉडी अंदर से ना बहुत हल्की हो गई है, डिटॉक्स हो गया। हाँ, ये फील हो रहा था और ये मैं किसी को बाहर बता नहीं सकता, वो सिर्फ फीलिंग है। तो आचार्य जी सबसे पहले आपसे बात करता हूँ। अभी आप थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि खुद का डॉक्टर कैसे बने, तो कैसे बनते हैं खुद का डॉक्टर? असूल से तो हम खुद के डॉक्टर हैं। हाँ। असूल से दुनिया का हर जानवर, हर इंसान खुद का डॉक्टर है। हमारी बॉडी को अपने आप सब कुछ करना आता है। जैसे हम किचन में काम करते हैं, शेव करते हैं, कोई चाकू से ब्लेड से कट लग जाता है तो कोई दुनिया का डॉक्टर थोड़ी ठीक करता है, हमारी बॉडी अपने आप करती है, खुद ही हील कर लेती है, अपने आप हील कर लेती है। बचपन से लेके अब तक हमारी कई बार हड्डी टूटी होगी, मांस फटा होगा, खिंचाव आया होगा, वो हड्डी अपने आप जुड़ती है। डॉक्टर सिर्फ प्लस्तर लगाता है कि सीधी जुड़े, जुड़ती अपने आप है। ऐसे ही हम खाना खाते हैं, अपने आप कब पसीना आना है, कब पोटी आनी है, कब सुसु आना है, कब आंखों को झपकना है, कब सांस अंदर जानी है, कब बाहर छोड़नी है, सब कुछ बॉडी में अपने आप होता है। कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में एक ही चीज है, बस उठा के डालना। हाँ। और यही सारी बीमारियों की जड़ है। तो खुद का डॉक्टर बनने में हम ये जो हाथ यहाँ या बार बार जाता है ना, हम इसको बोलते हैं खाना। कंट्रोल करो इसको, कि मीन्स अपने खाना को कंट्रोल कर लो, कि उसका नाम ही है खाना, वो उसको समझ जाओ। हमारे अपने हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में डॉक्टर साहब भी, मैं भी, हम एक ही चीज सिखाते हैं कि जुबान पे जिप लगा लो, क्योंकि पता नहीं दुनिया के पेट में शायद महिषासुर घुस गया है। इतना खाते हैं, सुबह उठ के खाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर मिड मील करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर इवनिंग में खाते हैं, फिर रात को डिनर करते हैं, फिर रात को फिर कुछ खाते हैं। ना लीवर को रेस्ट मिलता है, ना किडनी को रेस्ट मिलता है, ना हार्ट को रेस्ट मिलता है, ना मेरे बॉडी की रिपेयरिंग नहीं हो पाती, अंदर की हीलिंग नहीं हो पाती। जो हमारी उस उम्र 100 साल 120 साल थी, वो आज की डेट में हमारी 66 रहेगी भारत में। जबकि मैंने बताया था पिछले पॉडकास्ट में भी, जापान की 84 है, चाइना की 79 है, वियतनाम की 78 है, लेकिन इंडियंस की 66 हो गई। जो कि पूरी दुनिया को आयुर्वेद सिखाया जिसने। कारण कि आयुर्वेद में लिखी बातों को मानना नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डॉक्टर विश्वरूप रॉय सर, आपने इनको अगर कोविड में देखा होगा, कोविड में यूट्यूब पर हेल्थ के वीडियो सबसे ज्यादा इनके चल रहे थे और आलम ये हो गया था कि वीडियो जहां भी आपके डलते थे डिलीट होता था वीडियो। वो कैसे डिलीट होता था वो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन होता था वो।
कारण थी, कंट्रोवर्सी आपके वीडियो से निकल रही थी, आप जो बातें बोलते थे बहुत सारे लोग उसको अपोज करते थे, बट जिन लोगों ने फॉलो किया, मैंने पर्सनली फील किया है कि उन लोगों को फायदा बहुत हुआ था जिन्होंने आपकी बातें करी थी। आप एक चीज हमेशा कहते हो DIP डाइट, मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन चाहूंगा, कैसे ये काम करता है, क्या होता है? वेरी सिंपल। खास तौर पे ऐसे लोग जो मुझे सुन रहे हैं अभी, अगर आप दवाई लेते हैं ब्लड शुगर की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की कोई दवाई लेते हैं फॉर एग्जांपल, या अर्थराइटिस पेन वगैरह है, या आप मोटे हैं और जल्दी से बिना ज़्यादा मेहनत किए पतला होना चाहते हैं, और तो व्हाट आई एम गोइंग टू से, इसको समझना है आपको, देन यू कैन बी ऑन DIP डाइट। आज से इट हैज़ बीन मोर देन 14 ईयर्स जब से ये डाइट मैं प्रोपेगेट कर रहा हूँ, और इसमें सिर्फ इतना करना है, 12 बजे तक आपको सिर्फ फल पे रहना है। 3 से 4 तरह के फल आप ले सकते हैं, 3 से 4 तरह के फल, कोई भी फल, जो फल आपको मिल जाए, लोकली मिल जाए, बॉडी वेट के अनुसार। मान लो मेरा वेट 70 kg इंटू एक जीरो और लगा दिया, दैट बिकम्स 700 मेक इट ग्राम, 700 ग्राम कम से कम खाना है, अधिक तो कितना भी खा सकते हैं। और लंच और डिनर करने जब बैठें तो जो भी खाना आप खाते हैं वो रखिए, रोटी सब्जी दाल चावल, वी कॉल इट प्लेट 2, उससे पहले प्लेट 1, दैट बिकम्स 3 to 4 काइंड ऑफ वेजिटेबल जो आप कच्चा खा सकते हैं, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी या मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च वगैरह, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। माई बॉडी वेट इज 70 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 350 ग्राम्स। 350 ग्राम अगर आप खाएंगे प्लेट 1 अपने लंच और डिनर से पहले, तो दैट बिकम्स अ मेडिसिन, राइट। तो जब आप ये करेंगे विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स, आपका ब्लड शुगर नीचे आने लगेगा, दवाई छोड़ना, इंसुलिन टेपर करना मजबूरी हो जाएगी। विद इन 72 आवर्स टू अबाउट 5 days आपका ब्लड प्रेशर ऐसे नीचे आएगा कि यू हैव टू टेपर ऑन द ब्लड प्रेशर मेडिसिन, या फिर छोड़ना पड़ेगा। विद इन ए वीक्स टाइम आपके जो मेंटल प्रॉब्लम, मान लो नींद ना आना या डिप्रेशन, उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। 15 दिन लगते हैं कि अर्थराइटिस वगैरह, जॉइंट पेन वगैरह, उसमें इंप्रूवमेंट दिखने में। करीब 21 दिन लगते हैं थायराइड में इंप्रूव, 21 दिन से 2 महीना बोल सकते हैं इसको। थायराइड की मेडिसिन अकॉर्डिंगली वी टू स्टार्ट टेपरिंग। पहले महीने 10% वेट रिड्यूस होता है, एंड अगले सब्सिक्वेंट महीने में 5% वेट रिड्यूस होता है, जब तक कि नॉर्मल BMI ना आ जाए। सो ये जो मैंने अपने आंकड़े दिए, ये सारे क्लिनिकली प्रूवन है। चाहे भारत सरकार ने इसका क्लिनिकल ट्रायल किया हो, चाहे नेपाल गवर्नमेंट ने किया हो, चाहे मलेशिया की यूनिवर्सिटी ने किया है, तो जो मैंने दिया, ये हम तो अपने अभी कैंप हुआ है 3 दिन का, आपने देखा ही, तो हम तो अपने कैंप में ये सब रोज ही देखते हैं, बट ये क्लिनिकली भी प्रूव हो चुका अलग अलग गवर्नमेंट लेवल पे। तो यही करना है कि जो मैंने आपको बताया पिछले 2-3 मिनट में, इसको आप 72 आवर्स तक करके देखिए, एंड यू विल बी एबल टू रिलेट दैट दीज किस तरह से आपकी बीमारी बड़ी तेजी से भागती है। तो आप जो कह रहे हो 12 बजे पहला खाना खाना है, 12 बजे तक फल खाना है, 12 बजे तक फल करना है। अच्छा, जो यहाँ भी हम वही फॉलो कर रहे थे। लास्ट टाइम मेरठ में रुका था, जो सुबह फल ही मिलता था, और दोपहर के टाइम पे और रात के टाइम पे पहला प्लेट वही सलाद मिलता था। ये इंटरनली कैसे काम करता है? ऐसा क्या होता है जो वजन भी घटता है, BP भी घटता है, आर्थराइटिस वालों को भी आराम मिलता है, ऐसा क्या होता है? देखिए, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए खास तौर पे सुबह ही हम फ्रूट डाइट क्यों लेना है, जैसे आपका अगर मैं इसको करूं, फर्स्ट स्टेप याद रखिए, हमारा जो पेनक्रियास का सर्केडियन क्लॉक है, सर्केडियन क्लॉक मतलब टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल, राइट। जैसे अभी आचार्य जी ने बताया कि हम सबका एक रूटीन है, वो रूटीन को बिगाड़ देंगे तो हम बिगड़ जाएंगे, बॉडी बिगड़ जाएगी। सर्केडियन क्लॉक ऑफ द पेनक्रियास इज, इट गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 8 AM एंड इट गोज टू स्लीप एट 8 PM। अगर आपका खाना इस ब्रैकेट के बियॉन्ड है, चाहे वो दुनिया कितना अच्छा खाना क्यों ना हो, इट विल मेक यू अल्टीमेटली डायबिटिक पेशेंट। तो जब पेनक्रियास सो के उठता है उससे पहले मत खाओ, जब वो पेनक्रियास सोने चले जाता है उसके बाद मत खाओ। तो जब सो के उठता है पेनक्रियास, देन इट नीड्स द हैवीएस्ट डाइट, क्योंकि वो सबसे एक्टिव है। दुनिया का हैवीएस्ट डाइट है, आप शॉक्ड होंगे, दैट इज अ फ्रूट डाइट। फ्रूट डाइट हैवीएस्ट डाइट? हैवीएस्ट है। फ्रूट का हैवीएस्ट का डेफिनेशन कुछ अलग है। वो डाइट जैसे ही खाया, एकदम से 20 से 30 मिनट में वो पूरे बॉडी में एसिमिलेट हो गया, हर सेल तक पहुंच गया। इसे मैं बोलता हूँ हैवीएस्ट। न कि पराठे कि पेट में सुबह खाया, दोपहर तक पड़ा ही हुआ है, भूख नहीं लग रही, तो हमें लगता है बड़ा हैवी खा लिया। हैवी तो वो होना चाहिए जो बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाए जल्दी से, तो दैट इज हैवीएस्ट डाइट, वो दैट इज अ फ्रूट डाइट। तो दैट इज सिग्निफिकेंस कि भाई सुबह फ्रूट क्यों। अब आते हैं ग्रीन सैलड, रॉ सैलड लंच और डिनर में। याद रखिए कि अभी जैसे पोल्यूशन है, या जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सांसें ले रहा हूँ, तो लगातार हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक जाते रहते हैं और बॉडी उसको बाहर थ्रो करता है। उसके लिए एक ही डिटर्जेंट पाउडर है बॉडी का, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, जो ब्लड वेसल के अंदर बनता है। अभी भी बन रहा है, आपके भी मेरे भी बन रहा है, साइनस के अंदर स्टोर होता है, आपके भी मेरे भी।
इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए अगर दुनिया में कोई ऐसा फूड है, द ओनली थिंग दैट इज रॉ वेजिटेबल। रॉ वेजिटेबल जब जो मात्रा मैंने बताया उसमें खाएंगे तो इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन अगर ज्यादा बढ़ेगा तो आपका ब्लड वेसल जो है जिसमें प्लाक जमा हुआ है उसको क्लीन कर देगा, तो ब्लड वेसल विल डायलेट, उसकी डायमीटर बढ़ गई, डायमीटर बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर घटा, डायमीटर बढ़ गया तो ब्लड फ्लो बढ़ा, तो शुगर फटाफट जहां पे ग्लूकोज है वो एसिमिलेट होने लगेगा, ब्लड में रहने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब डायमीटर बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ता है तो वेट घटता है, राइट। मतलब आपका हार्ट एक इंजन है, इंजन की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होती है उसमें पेट्रोल की खपत इतनी ज्यादा होती है, तो आपको भूख ज्यादा लगेगी। तो एक ही तीर से आपका ब्लड शुगर भी कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। अब इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, आपके घुटने में जॉइंट में पेन है तो इन्फ्लेमेशन है, घाव है वहां पे, माइक्रो घाव बोलते हैं। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड से जो क्लीनिंग एक्टिविटी होती है तो जो माइक्रो घाव है उसको हील करता है, वो हील होगा तो आपका दर्द अपने आप ही कम हो जाएगा। तो वैसे भी वेट जब थोड़ा सा रिड्यूस होगा जहां से होना चाहिए, हम हड्डियों का वेट नहीं घटाएंगे ये फूड, राइट, ना ही वो मसल्स का वेट घटाएगा, जहां एक्सेस फैट अगर है तो वो घटेगा। तो इससे इन्फ्लेमेटरी मार्कर घटते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका जो पेन है, जॉइंट पेन है, इट गोज अवे, इट गोज अवे। जॉइंट में अगर आप झांक के देखेंगे, जॉइंट जहां भी है वहां शुगर डिपॉजिट मिलेगा, शुगर डिपॉजिट, ओके, राइट। तो जो जब जैसे मान लो आप 1 किलो रसगुल्ले खाएं और मैं 1 किलो रसगुल्ले खाएं, हो सकता है कि मेरा ब्लड का शुगर उतना ही रहे और आपका ब्लड का शुगर बढ़ जाए, क्योंकि वो डिपॉजिट हुआ। हाँ, मेरे केस में क्या होगा कि ब्लड से शुगर निकाल दिया लेकिन घुटने में डाल दिया, तो मैं डायबिटिक तो नहीं होगा लेकिन मुझे जॉइंट पेन होने लगेगा, राइट। सो जब भी जॉइंट पेन है तो जॉइंट में वो पेन में क्या चीज है, वो शुगर डिपॉजिट है। डिमेंशिया में क्या है, ब्रेन में शुगर डिपॉजिट है। पार्किंसन में क्या है, शुगर डिपॉजिट, इसलिए डिमेंशिया पार्किंसन को डायबिटीज टाइप 3 बोलते हैं। तो एक्चुअली पूरे बॉडी में जहां जहां शुगर डिपॉजिट है उसको भगा देना है। तो एक ही काम कर रहे हैं आप, एक्चुअली ये डीआईपी डाइट से आप शुगर के डिपॉजिट को भगा रहे हैं अलग, चाहे वो ब्लड में हो, चाहे वो जॉइंट में हो, चाहे वो ब्रेन में हो। तो वो सारे इफेक्ट टुगेदर आ रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो मतलब सिर्फ शुगर का डिपॉजिट हट जाने से ये सारी बीमारियां अपने आप हटती चली जाती हैं। शुगर का डिपॉजिट अगर पैर में होगा तो जॉइंट पेन होगा, वो ब्लड में रहेगा तो कमजोरी आएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगा, वो ब्रेन में रहेगा तो ब्रेन से जुड़े डिसऑर्डर होंगे। तो जहां भी मान लो स्किन के अंदर छुप जाते हैं कई लोगों के, तो फिर स्किन उनके रिंकल आ जाते हैं, जल्दी वो बूढ़े लगने लगते हैं। तो इट इज कि जब ब्लड में शुगर है तो बॉडी उस शुगर को कहाँ छुपा रहा है, किसी के हार्ट में छुपाएगा तो उसको हार्ट डिजीज पेशेंट बोल देंगे, किसी किडनी में छुपाएगा तो उसी इंसान को फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट बोलेंगे। तो ये सारी बीमारियां एक ही हैं, उसका जो विलेन है वो पीछे से एक ही है, एक्सेस ग्लूकोज जो कि कहीं कहीं डिपॉजिट हो रहा है। और डीआईपी डाइट क्या कर रहा है, जहां भी वो छुप के बैठा है वहीं से निकाल रहा है। तो वो एक ही काम कर रहा है इन जनरल कि भाई शुगर को क्लीन कर रहा है, हटा रहा है। अब जहां से हटा रहा है वो वाला सिम्टम का है, दैट्स हाउ इट इज। तो पहला जो आपने फ्रूट बताया, उन फ्रूट में बेस्ट फ्रूट कौन कौन से लिए आ सकते हैं? बेस्ट फ्रूट वो है जो सबसे सस्ता मिले, सस्ता सा वही मिलेगा, जो लोकल होगा, जो उसी वक्त ग्रोन होगा, जो मौसम का होगा। तो आपको ये देखना है कि आप जाइए मार्केट में और देखिए सबसे सस्ता कौन सा मिल रहा है, जो ढेर सारा हो। सब जगह वही फल दिख रहा है, जैसे आम के मौसम में हर जगह आम ही आम दिखते हैं और सबसे सस्ता मिलता है, मतलब इसका मौसम होता है। मौसम में जो फल है वो कैसे पहचानेंगे, सबसे सस्ता होगा, ऑब्वियसली सबसे एबंडेंट होगा, तो वो फल आप लीजिए, मौसम का फल, उसी से, क्योंकि उसी मौसम में आप भी रहते हैं। ये एक अलग डेफिनेशन बताई आपने, वो बेस्ट है जो सबसे सस्ता है। मानसिकता ये है कि सबसे जो महंगा मिल रहा है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन मिनरल या चीजें हैं, वो सबसे महंगा वाला सबसे अच्छा है उसके लिए जो बेच रहा है, ना कि जो खरीद रहा है, क्योंकि वो बाहर से या नॉन सीजनल फ्रूट है इसलिए। हाँ, उसको स्टोर करके रखते हैं, फिर जब सीजन चला जाता है तब उसको पेश करते हैं, और फिर लगता है जो चीज ज्यादा मात्रा में नहीं होती उसी की वैल्यू ज्यादा मानी जाती है, जिसकी स्कैर्सिटी होती है कि थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे तो तब लगता है खरीद लो। तो मेंटेलिटी भी जैसे आपने बताया, तो उसका भी फायदा उठाते हैं। एक एप्पल से रिलेटेड सवाल पूछता हूँ, बहुत एक डिबेट भी चलता है कि एप्पल सीजनल फूड नहीं है, हमारे यहाँ का नहीं है, ये खाओ, इस टाइम खाओ, उस टाइम खाओ। क्या एप्पल को सालों भर खाया जा सकता है? सालों भर खाया जा सकता है। अब देखिए, अगर एप्पल आपको 200 रुपए किलो मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वो आपके एरिया का तो नहीं होगा, कहीं और से आया होगा। हाँ। तो उसको मत खाइए। अगर वो 50 रुपए किलो मिल रहा है तो आपके आसपास से भी आया होगा, तो आप खा लीजिए। तो आप ये कह रहे हो कि जो जिस एरिया में रह रहा है उस एरिया में जो फल फ्रूट हो रहा है वो खाओ, जितना हो सके, जितना क्लोजली, वो ज्यादा फायदेमंद है। वो ज्यादा फायदेमंद। इसका क्या लॉजिक है? देखिए, जिस वातावरण में वो सब्जियां और फ्रूट बन रही हैं उसी वातावरण में आप रह रहे हैं, उसी इकोसिस्टम में आप रह रहे हैं।
ठीक है ना। तो ये कुदरत का एक ताना बाना है, उसी इकोसिस्टम में जो फल फ्रूट आपने कुदरत ने उगाया वो आपके खाने के लिए हुआ है एक्चुअली, तो उसकी तासीर वैसी ही होगी जिस तरह के एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं। अब देखिए संतरा जैसे है वो सर्दियों के मौसम में होगा, तो तब उसकी जरूरत है। जबकि लोग क्या बोलते हैं, मुझे खांसी जुकाम हो गया, मैं तो मीट खट्टा नहीं खाऊंगा, संतरा नहीं खाऊंगा। जबकि हमने तो 3 स्टेप फ्रूट डाइट में यही दिया। जिनको खांसी जुकाम बुखार हो रहा था तब, या अब भी जब होता है, तो 3 स्टेप फ्रूट डाइट में यही होता है कि नारियल पानी एंड सिट्रस फ्रूट जूस, तो उनका जो इन्फ्लुएंजा होता है राइट, तो वो एकदम से ठीक होने लगता है। तो मौसम में कुदरत ने इस तरह से किया, जो जो बीमारियां आ सकती हैं उसके अगेंस्ट मेडिसिन उसी वक्त प्रोड्यूस कर दिया। ओके। जैसे एक बाजार में एक वस्तु आती है प्रीबायोटिक के नाम पे, मैं नाम नहीं लूंगा, प्रोबायोटिक। हाँ, प्रोबायोटिक हाँ। के नाम पे एक आती है छोटी सी शीशी, ऐसे उठा के पी जाते हैं। हाँ, मीठा और मीठा हम सा बोलते हैं उसको कि ये हमारी बॉडी के लिए प्रीबायोटिक ऐड भी है, आता है। प्रोबायोटिक है, हमारे लिए बड़ा अच्छा हाँ, है। हाँ, हाँ। लेकिन आपको बता दूं, वो जो आता है हम्म। उसमें जापानीज स्ट्रेन है। जो प्रोबायोटिक है वो जापानीज स्ट्रेन है, वो ये- हमारे काम का नहीं है। जापानीज ट्रेन ये क्या? जापानीज स्ट्रेन मतलब जापान का बैक्टीरिया है वो। माइक्रो अच्छा। जो हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया हाँ, चाहिए, हाँ। वो जापानी है। ये मैंने एक फूड साइंटिस्ट से बहुत बड़ी डिबेट हुई 1 घंटा उससे। वो बोलता है जो हमारा माइक्रोबायोम है, आपका माइक्रोबायोम अलग है, जो 300 किलोमीटर दूर रहता है उसका अलग है, जो केरल में रहता है उसका डिफरेंट है, जो लंदन में रहता है उसका डिफरेंट है। वो जापानीज स्ट्रेन है, वो आपके काम का नहीं है। और आप पी के सोच रहे हो मेरी बॉडी में लाखों गुड बैक्टीरिया आ गए उससे पी के। ओके। वो बोलते हैं एक शॉट में 10 मिलियन बैक्टीरिया हाँ, मिलते हैं हाँ, आपको, लेकिन वो आपके काम के नहीं है, तो जापान वालों के काम जापान वालों के काम के हैं वो। लेकिन बाजार में मार्केटिंग, हाँ, उनको चाहिए इंडियन स्ट्रेन यूज करें। तो इंडियन स्ट्रेन में क्या ऑप्शन इंडियन है? स्ट्रेन जो हमारी बॉडी, जैसे हम दही बचपन से खाते थे, हाँ। दही क्यों खाते थे हम, लस्सी क्यों पीते थे, गुड बैक्टीरिया के लिए ना। अभी हम लोग भी अपने हॉस्पिटल में नारियल का दूध सिखाते हैं, बादाम का दूध, मूंगफली का दूध, और उसकी दही बनाना सिखाते हैं। इवन के जो मिलेट्स बनाते हैं उसमें खमीर उठा के, माइक्रोबायोम उसमें गुड बैक्टीरिया पैदा करके खमीर उठा के बोलते हैं उसको, तो वो खिलाते थे, अच्छा था वो। अच्छा, ये नई बात बताई आपने, ये पता ही नहीं था। इसको साइंटिफिकली डॉक्टर साहब समझा पाएंगे। देखिए इसमें बड़ा सिंपल करते हैं। हमारे ब्रेन का जो अगर वेट करेंगे दैट इज 1.5 kg, दैट इज द वेट ऑफ योर ब्रेन। हाँ। और हमारे पेट में जो बैक्टीरिया है टोटल, उन सबको कलेक्ट करके अगर उसका वेइंग मशीन में देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो सेम 1.5 kg। ठीक है। इसीलिए मेडिकल कम्युनिटी में आवर इंटेस्टाइन इज नोन एज द सेकंड ब्रेन। हाँ, इंटेस्टाइन को सेकंड ब्रेन बोलते हैं। गट हेल्थ इसी की हाँ। बात करते हैं। तो यानी कि जब आपको भूख लगती है तो वो सिग्नल कहाँ से मिलता है, वही सेकंड ब्रेन से मिलता है। जब आपको गुस्सा आता है तो सिग्नल कहाँ से मिलता है, वहीं से। जब आपको डर लगता है तो सिग्नल कहाँ से लगता है, वहीं से। जब आपको लगता है अब और नहीं खाना तो सिग्नल कहाँ से आता है, वो सिग्नल अल्टीमेटली ब्रेन जो देता है। वो ब्रेन के पीछे जो एक होता है, तो ब्रेन का भी ब्रेन, दैट इज द सेकंड ब्रेन, दैट इज योर गट। तो गट इज ए कलेक्शन ऑफ गुड बैक्टीरिया दैट इज अबाउट 1.5 kg। लेकिन जब आप ऐसे फूड लेते हैं, द काइंड ऑफ फूड जो कि मान लो अभी जापानीज स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो जब वो आ जाएगा उस कम्युनिटी में, तो इनकी कम्युनिटी गुड बैक्टीरिया की कम होने लगेगी, उनकी तादाद ज्यादा होने लगेगी। जब इस मिक्स एंड मैच से नाउ द बिगनिंग ऑफ द डिजीज, क्योंकि अब जो सिग्नल जाएगा ब्रेन को दैट विल बी मिसलीडिंग सिग्नल। हाँ, मतलब कंफ्यूजन पैदा हो गया बॉडी के लिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो आप फास्ट फूड खाते हैं, तो उससे जो हर बच्चा ना, अगर पेट भरा तब भी खा लेगा वो, ठीक है ना। तो जब वो ज्यादा खाएगा तो जो हार्मोन, जो बैक्टीरिया हंगर क्रिएट करती है उसकी तादाद बढ़ा देता है वो, राइट, जिसकी जरूरत नहीं है एक लिमिट के बाद। तो MSG यूज करके फॉर एग्जांपल लाइक दैट। तो इट इज ऑल अबाउट कि आपका 1.5 किलो का जो ब्रेन है, वो ब्रेन में जो तादाद है, पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया, वो किस नेचर का है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे इंडियन स्ट्रेन की बात करें, अगर आप एक एप्पल लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट, टमाटर ले लीजिए, उसको कितना भी आप धोएंगे लेकिन उसके स्किन में जो बैक्टीरिया फिर भी रहेगा, दैट इज कॉल्ड गुड बैक्टीरिया। जिस तरह से इस वक्त मेरे हाथ में भी, आपके हाथ में भी स्किन में बैक्टीरिया हैं इस वक्त, जो आपको लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाकी एनवायरमेंट से। तो इन स्पाइट ऑफ वॉशिंग इट हाउएवर यू वॉश, उसके स्किन में बैक्टीरिया रहता है। उस टमाटर को जब आप कच्चा खाते हैं तो वो बैक्टीरिया पेट में चला गया, गुड बैक्टीरिया, इंडियन स्ट्रेन। अब ये गुड बैक्टीरिया विल वर्क फॉर यू एज ए सेकंड ब्रेन। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल बिटवीन B12, आप गौर करेंगे कि बोलते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो विटामिन B12 कहाँ से आएगा, हाँ, है ना, ये एक सवाल होता है। तो अगर हम सोचें कि गाय के दूध में विटामिन B12 इतना होता है, लेकिन गाय को विटामिन B12 कहाँ से मिलता होगा, वो तो घास ही खाता है। हाँ। घास में तो विटामिन B12 होता नहीं है। जब आप घास खा रहे हैं, मान लो एक गाय है, मान लो मैं ही गाय हूँ, और जब ये
खाएंगे तो इसके स्किन में देयर आर गुड बैक्टीरिया, वो भी पेट के अंदर जाएगा। ये बैक्टीरिया जब पेट में जाएगा तो ये विटामिन B12 बनाता है। लेकिन आपको जैसे पता है कि विटामिन एंड मिनरल वो होता है जो बॉडी नहीं बना सकता, लेकिन विटामिन B12 तो पेट में ही बनता है। इसीलिए अभी ये चल रहा है कि भाई विटामिन B12 को विटामिन B12 ना बोल के हार्मोन B12, बिकॉज दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो बैक्टीरिया के हाथ में है, जो 1.5 किलो स्टमक में होता है। वो 1.5 किलो अगर आपका लोकलाइज चाहिए तो जब लोकलाइज्ड फूड आप खाएंगे इन रॉ फॉर्म, अगर इसी को मैं पका दूंगा तो ये बैक्टीरिया मर चुके होंगे। न्यूट्रिशन तो उतना ही होगा, इसमें प्रोटीन भी उतना ही होगा, बाकी चीजें उतनी होगी, कार्बोहाइड्रेट भी उतना ही होगा, बट एक चीज नहीं होगी, द गुड बैक्टीरिया, राइट। तो आप लोग क्या करते हैं, सब कुछ कुक करके खाते हैं, है ना, यानी कि आपका जो बैक्टीरियल एलिमेंट है वो जीरो ही है। तो जीरो बैक्टीरिया पेट में जा रहा है तो वो जो सेकंड ब्रेन है धीरे धीरे डेफिशिएंट होता जा रहा है और फिर बीमारियां आती जा रही हैं, सिग्नलिंग सिस्टम फेल होता जा रहा है, तभी ये सारी बीमारियां हैं। तो B12 के लिए जो सप्लीमेंट लेते हैं फिर वो नहीं लेना चाहिए? सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके बॉडी को एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट कितना चाहिए। वो इतना कॉम्प्लेक्स है, हमें नहीं पता, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। वो सेकंड ब्रेन का काम है। सेकंड मतलब आपका गट का काम है। तो आपने गट को पूरी तरह से न्यूट्रिशन दे दिया, द काइंड ऑफ फूड DIP डाइट। अब लेट द गट डिसाइड कि उसमें कौन सा एलिमेंट कितना चाहिए, कितना पोटेशियम चाहिए, कितना सोडियम चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, कितना B12 चाहिए, और जो चीज नहीं चाहिए वो स्टूल से पास आउट कर देता है। वो कैलकुलेशन हर पल हो रहा है, इस पल भी होगा, है ना। तभी आप रोज जाते हैं ना टॉयलेट में, जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो गट ने डिसाइड किया इतना बॉडी को चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन इज गॉन आउट। तो वो कैलकुलेशन इज हैपनिंग एवरी मोमेंट। आपको सिर्फ राइट न्यूट्रिशन स्टमक तक ही पहुंचाना है, उसके आगे आपको नहीं चिंता करना है। दैट इज नॉट योर जॉब। तो फिर तो ऐसा है, हम जो मल्टीविटामिन लेते हैं या कोई प्रोटीन सप्लीमेंट लेता है, ये सब नहीं लेना चाहिए? ये सब बहुत डेंजरस है, डेंजरस टू द एक्सटेंट कि मान लो विटामिन E है, एप्पल लेंगे उसके अंदर विटामिन E है, वो जब खाएंगे तो आपके हार्ट के लिए अच्छा है, लेकिन उसी एप्पल से विटामिन E आप निकाल लेंगे, अब उसका एक कैप्सूल बना खाएंगे तो ये हार्ट को नुकसान कर देगा। कैसे? ये कैसे कि मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। मान लो एक कार में बोलता हूँ, इसमें कौन सा वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए? आप बोलेंगे इंजन, ठीक है ना, कि इंजन की वजह से गाड़ी एक्चुअली मूव करती है। कोई बोलेगा टायर, अगर टायर नहीं होता तो नहीं मूव करेगी, कोई ना कोई कुछ बोलेगा। मान लो इंजन को लेते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इंजन ही सबसे उपयोगी है, तो इंजन को मैं निकालता हूँ अलग से, उसके ऊपर बैठ जाता हूँ। क्या अब भी मुझे वो ट्रेवल करा के ले जा सकती है? नहीं। सिमिलरली जो विटामिन E है, फॉर दैट मैटर कोई विटामिन है, वो तभी आपके बॉडी में काम करेगा जब उसके पास बाकी विटामिन का एक कॉम्पोजिशन होगा। इंजन भी आपके लिए वैल्यूबल तभी है जब उसके पास सीट भी होगी, पहिया भी होगा, तभी जाके इंजन की वजह से आप आगे पहुंचेंगे। तो ये सारे जो मिनरल्स हैं, जैसे मान लो एप्पल की बात कर रहे हैं, उसमें 52 अलग अलग काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट हैं। तो वो न्यूट्रिएंट इस तरह से पैक है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए बॉडी को एक आउटपुट देते हैं। उनमें से एक चीज निकाल दिया इंजन फॉर एग्जाम्पल हियर, और फिर सोचा कि वही वाला एडवांटेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, उल्टा उसी जो एडवांटेज मिल रहा था वही अमाउंट में नुकसान होगा। इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर दुनिया भर में है। इनफैक्ट मेरी किताब अगले हफ्ते आ रही है, इसी समय अगले सैटरडे को, भगत सिंह जयंती के दिन, द वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP गाइड। उसमें मैंने सारे दुनिया के रिसर्च पेपर डाल दिए हैं, जिसमें ये साबित होता है कि आपका सवाल का जवाब कि सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर, इससे सिर्फ एक ही चीज होता है, इंसान पेशेंट बन जाता है। Supplements are not only worthless, it is too much dangerous. It can cause heart disease, it can cause erectile dysfunction and cancer. ये proven हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। नई बात ये है कि ये आपको नहीं पता। नहीं, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको। अगर अभी आप हमारे हॉस्पिटल में, जैसे अभी हम हिम्स पंचकूला में नीचे 2 पेशेंट हैं, अभी हैं, अगर चाहो तो मिलवा देते हैं, जिसको जिम में सप्लीमेंट लेने के बाद उसकी किडनी बैठ गई है नीचे। अभी पेशेंट है हमारे पास जिसने जिम में सप्लीमेंट लिए, वो जो उसके हेल्थ कोच ने बताया उसको, और आजकल के बच्चे बहुत ले रहे हैं। इवन कि एक नीचे बच्चा और भी है जो कि नागपुर से है और संन्यास लिया हुआ बच्चा है, और जो आपने भी मिला होगा, जो बुद्धा। तो उस बच्चे को फीवर हुआ था और उसने 7 डेज सिर्फ फीवर की दवाई खाई थी, जुकाम की, खांसी और फीवर की दवाई खाई, और 7 डेज के बाद 15 डेज के अंदर उसकी किडनी फेल कर गई। मतलब मैंने पिछले आपके पॉडकास्ट में बोला था कि दुनिया की सबसे खराब दवाई बुखार की दवाई है। हाँ, बोला था। मैंने आपको ये भी बोला था, दुनिया में कोई एक दवाई का नाम बता दो। मैंने चैनल पे भी बोला था आपके कि मुझे कोई एक दवाई का नाम बताओ। डॉक्टर विश्वरूप का मेरा चैलेंज है
कोई एक एलोपैथी की दवाई का नाम बताओ जिससे कोई एक बीमारी भी ठीक होती हो। नहीं, एक बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक होती हो, पेपर में दे दो हमें, तो हम आपको पर नाम बताने पे 1 लाख रुपए देने को तैयार है। तो वो बच्चे की बुखार की गोली, जुकाम की गोली और खांसी की गोली खाने से, दवाई खाने से उस बच्चे की किडनी फेल हो गई। 2.5 साल से वो हफ्ते में रोज डायलिसिस करा रहा था। 1 साल उसका रोज डायलिसिस चला है। पहले हफ्ते में 3 दिन चलता था। अब भी हमारे हॉस्पिटल में आज उसका 6ठा दिन है और एक सिंगल डायलिसिस नहीं हुआ उसका। अच्छा। और उसके फिस्टुला बना हुआ है, और उसको आप फोटो दिखाना इसमें, उसकी एक बाजू नॉर्मल है, एक बाजू इतनी मोटी है, मतलब इस वाली बाजू के मुकाबले ये बाजू 3 गुनी मोटी हो चुकी है, जिस पे फिस्टुला बना हुआ है। ओके। और तो ये एक हाथ हिला भी नहीं पा रहा। तो एक हफ्ते में ऐसा क्या क्या हुआ? वही DIP डाइट, नंगे पांव घास पे घूमना, धूप लेना, सर के लेक्चर, मेरा लेक्चर और हमारी डाइट, साथ में वो हॉट वाटर इम्प्रेशन। यस, जो हमारा ग्रेड सिस्टम है, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंट एंड डाइट। वो आपने नीचे मुझे दिखाया जो जमीन पे पड़ा हुआ है। नहीं, पानी में बैठना होता है। 40 डिग्री टेम्परेचर में पर्सन को यहाँ तक पानी में बैठना होता है। जब ऐसे बैठते हैं तो आप ये समझिए कि यहाँ से ऊपर वाला जो हिस्सा है, जैसे हम लोग बैठे हैं तो हाँ, मैंने करा है, मेरठ वाले सेंटर में आपने कराया था, है ना? हाँ, वो बाथ टब में लिटा करके इतना हिस्सा सिर्फ बाहर होता है। हाँ, तो जितना हिस्सा बाहर, अभी तो पूरा हम बाथ टब में बैठे हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और जितना हिस्सा पानी के अंदर है दैट इज प्रेशर ऑफ वाटर along with the atmospheric pressure. This means a difference of pressure between the two parts of the body is आपका जो cardiac output है that increases by 20%. Okay. और इस इंक्रीज से आपके बॉडी में क्यूरेटिव एक्टिविटी शुरू हो जाता है। जिन चीजों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है बहुत सारे हार्मोन कम होने लगते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन, जिसके बारे में अभी बात की थी, वो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगता है। फ्लूइड जो बॉडी के अंदर से जो डिपोजिट नहीं निकल पा रहे थे वो स्किन के रास्ते निकल जाता है। स्किन बिकम्स अ थर्ड किडनी, स्किन तीसरा किडनी बन जाता है। और 2 घंटे बाद जब पेशेंट बाहर निकलता है तो उसका वेट 500 ग्राम, 1 किलो, कभी 2 किलो भी कम हो जाता है। मैंने फील किया है 20-20 मिनट लिटाते थे, उसमें बिठाते थे, नहीं वो आप बहुत वीकनेस लगता था। आप हेल्दी हो ना, इससे 20 मिनट बिठाया आपको। अच्छा, वीकनेस नहीं है वो आपकी, जब आपको बुखार होता है तब आपको वीकनेस फील होता है। हाँ। लेकिन बुखार में आपकी बॉडी अंदर से हील कर रही है, लड़ रही है, लेकिन आप उसे नाम दे दिया वीकनेस। कमजोरी फील हो रही है तो आपको लगता है कुछ खा लो। एक्चुअली जब भी बॉडी में हीलिंग होगी, अगले मौसम के लिए तैयारी शुरू होगी, प्रिपरेशन होगी, तो उस टाइम आपने उसको नाम दिया वीकनेस, हम उसको बोलते हैं रेस्ट करो। बॉडी अपने आप को अगले मौसम के लिए तैयार कर रही है। ओके। जैसे अब अगर आपको ओलंपिक की रेस जीतनी है, उसके लिए आप 4 साल से तैयारी कर रहे हो। एक तरीका है, आप इतना भाग रहे हो कि आपको पसीना निकल रहा है और रात को आप थक टूट के सो रहे हो। लेकिन दूसरे की नजर में आप थक टूट के सो रहे हो, आपकी नजर में, अंदर बॉडी की नजर में आप रेस्ट कर रहे हो वापस से सेल्स को रिजेनरेट करने के लिए, हीलिंग के लिए, अगले दिन की तैयारी के लिए। तो ऐसे ही वो जो हॉट वाटर इमर्शन है, जब उसमें हम बैठते हैं तो हीट शॉक प्रोटीन डेवलप होता है। तो जो किडनी के पेशेंट है जिनका डायलिसिस बंद हुआ, वो हीट शॉक प्रोटीन से किडनी के नेफ्रॉन्स दोबारा से पुनर्जीवन मिल रहा है, उनको वापस जिंदा हो रहे हैं। वो किडनी वापस अपने को रिजेनरेट कर रही है, रिपेयर कर रही है, हील कर रही है अपने आप को। तभी तो डायलिसिस बंद हो रहा है या कम हो रहा है ना। हमारी एक स्टडी भी है, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जालंधर और श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी, इन्होंने 6 महीने की एक ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी। मैं चाहूंगा स्टडी की पिक्चर आप यहाँ स्क्रीन पे दिखा देना। ठीक है। तो 6 महीने में 100 पेशेंट पे स्टडी हुई थी, तो 75% पेशेंट का डायलिसिस बंद हो गया। क्या बात। और मैं आपको 1-2 सेलिब्रिटी के नाम बताता हूं तो आपको ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। भारती है कॉमेडियन, जो टीवी पे आती है, हंसाती है सबको। तो भारती की मम्मी को 2022 दिसंबर में मुंबई में कोकिलाबेन में बोल दिया गया था कि ये अब बचेंगी नहीं, इनकी हालत बहुत खराब है, इनको ले जाओ, सेवा करो। तो भारती का मुझे फोन आया, मैं लंदन में था, सर भी उस टाइम वियतनाम गए हुए थे, तो हमारी बात हुई। मैं कहते हैं जब डॉक्टर ने बोला सेवा ही करो तो बुला लेते हैं उसको। तब नया नया हॉस्पिटल खुला था हमारा मेरठ वाला। भारती की मम्मी वहां हमारे पास लगभग 2.25 महीने रही। भारती ने खुद ने 16 किलो वजन घटाया। भारती की मम्मी की इंसुलिन चलती थी 7 साल से, आज 1.5 साल हो गया, 1 बूंद भी नहीं चल रही। भारती की मम्मी को डॉक्टर ने डायलिसिस बोला था हफ्ते में 2 बार, आज 1.5 साल में एक भी डायलिसिस नहीं हुआ। भारती की मम्मी जब आई थी तो 25-27 गोलियां खाती थी, इतनी बुक भर के गोलियां खाती थी। बुक बोलते हैं पंजाबी में, बुक मतलब मुट्ठी भर के गोलियां खाती थी। आज 1.5 साल से कोई गोली नहीं खा रही। सिर्फ आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, हॉट वाटर इमर्शन से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। ऐसे ही मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी जी आए थे हमारे यहाँ, वो भी हमारे यहाँ लगभग 14 दिन रहे थे। जब आए थे तो 10 कदम चलने में सांस फूल जाती थी,
1 साल बाद जब तक उनसे मेरी बात हुई, 1 साल हो गया उनको, अब वो कहते हैं मैं पूरा आधा किलोमीटर घूम लेता हूँ, मुझे कोई सांस नहीं फूलती। उनका हफ्ते में 3 डायलिसिस होता था, जो हमारे आने के बाद 10-12 दिन में 1 होने लग गया। ओके। और बीपी शुगर की गोली उनकी जो कई सालों से चल रही थी वो बंद हो गई। तो मतलब सारा खेल हीलिंग का है, सोच का है, एनवायरनमेंट का है, डाइट का है। अगर कहना मानेंगे, और ये सबके पीछे जो बेस है वो DIP डाइट है। मींस पहले फ्रूट्स खाने नाश्ते में, लंच और डिनर में पहले सैलेड खाने। और बिल क्लिंटन, जब बिल क्लिंटन बीमार पड़े थे, चेल्सी की शादी थी उस टाइम पे, और अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम, वो खुद बीमार पड़े थे। उन्होंने इसी DIP डाइट से, इसका नाम DIP डाइट तो भारत में डॉक्टर BRC ने दिया है, इसका नाम ये चाइनीज स्टडी से निकला, चाइना स्टडी से। तो उन्होंने इसी डाइट से अपनी हार्ट प्रॉब्लम को रिवर्स किया, अपना ऑपरेशन रुका, अपना 10 किलो वजन घटाया, अपनी बॉडी में उनका पेनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया, उनका स्टंट था वो भी उन्होंने निकलवा दिया इसी डाइट से। और इस डाइट से अगर आप गूगल में, आप यूट्यूब पे बोल दो कि ये जो अभी बात सुन रहे हो, जिस जिसको DIP डाइट से फायदा हुआ है वो नीचे कृपया कमेंट डाल दें। अब आप देखना नीचे कितने कमेंट आएंगे। हाँ बिल्कुल, प्लीज हाँ कमेंट जरूर करें। और जिनको DIP डाइट से या हमारी बताई किसी बात से फायदा हुआ है, तो एक नंबर भी दे देते हैं, आप उस पर अपनी वीडियो भी डाल दीजिए। हाँ, मतलब एक वीडियो भी डाल दीजिए, स्क्रीन पे एक नंबर डाल देते हैं, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भी डालना आप लोग, जिनको DIP डाइट से, ग्रैड सिस्टम से, नंगे पांव घास पे घूमने से, 0 वोट बेडशीट से जिसको मर्थिंग बोलते हैं, या फ्लू डाइट से, किसी भी तरह से, या आयुर्वेद से कभी कोई फायदा हुआ है, तो नीचे अपनी वीडियो जरूर डालें और कमेंट जरूर करें कि हाँ मैंने यूज करी, ये पावरफुल डाइट है। हाँ वो नंबर हम लगा देंगे, ठीक है। आप जो कह रहे हो अभी कि मेडिसिन, ये गोलियां, दवाइयां, किसी से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, तो ये जो चल रहा है पूरा हमारे चारों ही तरफ, ये क्या है फिर? ये हर जगह मेडिसिन ही तो है। अंग्रेजों ने 150 साल मेहनत की है इसके लिए। भारत में कुछ चीजें हैं जो आज भी अंग्रेज अपनी मर्जी से चला रहे हैं, और वो हमारे देश में चाहते हैं ऐसे चलती रहें ताकि ये देश आगे ना बढ़ पाए। जैसे हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम, जिसमें एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो हमने पढ़ा, इन्होंने पढ़ा, आपने पढ़ा बचपन में, वो आपको कभी काम आता है क्या? ना, बिल्कुल नहीं। तो एजुकेशन सिस्टम जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था, उन्होंने ध्वस्त करके अपना मैकॉले सिस्टम दे दिया, जो कभी काम नहीं आता। हाँ। दूसरा इस भारत में चलता है जुडिशरी सिस्टम, जिसमें किसी को भी कभी कोई न्याय नहीं मिलता। 10 साल 20 साल धक्के खाता रहता है, तारीख पे तारीख मिलती है, न्याय नहीं मिलता। तीसरा है हेल्थ केयर सिस्टम, जो उनके हाथ में है, जिसमें केयर नहीं है, हेल्थ लूट सिस्टम है। यहाँ भी तारीख पे तारीख मिलती है। यहाँ भी बस नहीं, यहाँ तो बीमारी के बाद बीमारी मिलती है, साइड इफेक्ट मिलते हैं। और लोगों को लगता है डॉक्टर भगवान है, वो जो बोल रहा है बता रहा है। डॉक्टर का कसूर नहीं है, उनको जो पढ़ाया जा रहा है वही करेंगे। एक चौथा है, हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया पेस्टिसाइड डाल के, हर्बिसाइड डाल के, और हमारी मिट्टी का कार्बन कंटेंट खत्म कर दिया। हमारी मिट्टी में जो तत्व होने चाहिए, जिंक होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, वो कम हो गए, तो हमारे शरीर में जान ही नहीं बची, तो हम बीमार हो रहे हैं। ये सारे सिस्टम अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले रखे हैं एक तरह से। और हमारे देश के लोग ऐसे हैं, जो चीज बाहर से आती है उसकी वैल्यू करते हैं, जो चीज भारत की उसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे अब मैं अभी थोड़े दिन पहले तुर्की गया था, तो तुर्की में इस्तांबुल को छोड़ दे तो इस्तांबुल में इंग्लिश टॉयलेट सीट है, लेकिन बाकी पूरे तुर्की में आज भी इंडियन टॉयलेट सीट है। और जब मैंने वहां पूछा लोगों से, तो वहां नी सर्जरी है ही नहीं ना। अब जो इंडियन टॉयलेट सीट पे जाएगा ना, तो बच्चे ऑपरेशन से पैदा होंगे, क्योंकि दिन भर आप 2-3 बार ऊपर नीचे बैठ रहे हो। आज भी मुस्लिम लोग नीचे बैठ के पेशाब करते हैं। हम भारतीयों को ही, हम हिंदुओं को, जैन को, बौद्ध, सिखों को शौक चढ़ा है खड़े होकर पेशाब करने का। सारों का 40 साल के बाद प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, सबका ब्लैडर खाली नहीं हो रहा, किडनियां फेल हो रही हैं। हमारे जो पुराने पोज थे ना, नीचे बैठ के पेशाब करना, नीचे बैठ के किचन में काम करना, रोटी बेलना, रोटी को सेकना, चूल्हे पे खाना पकाना, हमने सब पे गैस पे खाना पकाना शुरू कर दिया। किचन हमने स्टैंडिंग कर ली, हमारे घुटने एक्सरसाइज नहीं होती। अब एक बात बताओ, पूरे भारत में इतने घुटने ट्रांसप्लांट हो क्यों रहे हैं? क्योंकि हम उकड़ू बैठना छोड़ चुके हैं, नीचे बैठना छोड़ चुके हैं, इंडियन टॉयलेट सीट हटा दी। अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट सीट है ना, मतलब आप पिछड़े हुए हो। अगर आपके घर में किचन नीचे बैठ के ना, तो आप पिछड़े हुए हो। अगर आपके घर में चूल्हा सिलेंडर नहीं है ना, तो आप पिछड़े हुए हो। तो ये तो इस देश का हाल हुआ पड़ा है कि जो असली चीज है, अच्छी चीज है, उसको अपनाना मतलब पिछड़ापन। आप इसमें एक और बोल दो, जो लोग अभी ये देखना, कितने मुस्लिम भाइयों के कमेंट आएंगे, वो कहेंगे हमारे नबी ने इतने साल पहले बताया था नीचे बैठ के पेशाब करो, खाना चबा चबा के खाओ, नीचे बैठ के पेशाब करना। अब जो ये सिस्टम है, ये हमारे देश को अपनाना चाहिए। मैं तो सारे भारत को बोलूंगा, सबको
नीचे बैठ के पेशाब करना चाहिए, इंडियन टॉयलेट सीट पे ही पेट साफ करना चाहिए, और खाना भी नीचे बैठ के पकाना चाहिए, और खाना भी नीचे बैठ के चाहिए। मैं तो बोलता हूँ वज्रासन में बैठ के खाना खाओ। चाइना खाता है, जापान खाता है, सर वियतनाम रेगुलर जाते हैं, मलेशिया रेगुलर, वहां वियतनाम में लोग खाते हैं। वज्रासन में बैठ के खाना एक, जैसे ये स्टूल है, हाँ, थोड़ा छोटा स्टूल ले लिया, थोड़ा हाइट हो गया, वज्रासन में बैठ के उसके ऊपर खाना रख के खाया। आप कभी कोई वीडियो चेक करो जापानीज की, कोरियन की या वियतनामी की, वो वज्रासन में बैठे खाना खाते हैं। क्या होता है इससे इंटरनली? सर अब जब मैंने वज्रासन में पैर मोड़ दिया तो मेरी पिंडली दब गई। तो ये जो पिंडली है, काफ मसल है, इज अवर सेकंड हार्ट। जैसे पेट, गट इज अवर सेकंड ब्रेन, गट इज अवर सेकंड हार्ट, सॉरी काफ इज अवर सेकंड हार्ट। सर ने एक वीडियो बनाई थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जब भी किसी को हार्ट अटैक पड़े, जब तक डॉक्टर नहीं आ रहा, एम्बुलेंस नहीं आ रही, तब तक आप उस पेशेंट को जमीन पे बिठा दो, ऐसे ऊपर करके पैर मोड़ के। आप वो किस्सा बता दो ना, जो एक अपने किसी को हार्ट अटैक पड़ा था, आरटीओ के सामने, वो पेपर में भी छपा था, वो पेपर स्क्रीन पे दिखा देंगे उस टाइम पे। वो आपके ही फॉलोवर थे। हाँ, वो तो आरटीओ हैं नागपुर के। नागपुर के आरटीओ तो रवि नाम है उनका, और उनके अगेंस्ट कुछ नेता लोग आए थे, कुछ अपना मांग ले, और नेता का जो लीडर था उनके पास वहीं पे हार्ट अटैक आ गया। सारी मीडिया थी तब, क्योंकि वो मीडिया लेके ही आया था। और फिर उन्होंने तो वही किया जैसे अभी बता रहे हैं, कि जैसे हार्ट अटैक का सिम्टम आता है तो ये आपका सेकेंड हार्ट है, ये आपका प्राइमरी हार्ट है। दोनों हार्ट को अगर हम क्लोज कर लेते हैं, इस तरह से अगर बिठा दो पेशेंट को लाइक दिस, जमीन पे, अभी तो चेयर पे बैठा हूँ, मतलब लिटा के जमीन पे, नहीं जमीन पे बिठा दो। अच्छा, बिठा दो, ये ऐसे ही बैठ गया, वो खुद ही बैठ सकता है। दिस इज द पोस्चर। तो इस पोस्चर में जो हार्ट में जो खिंचाव है वो कम हो जाता है। तो रवि जी हैं आरटीओ, वो हमारे फॉलोअर रहे हैं, तो उन्हें पता था ये 2 स्टेप करने हैं, अभी ठीक हो जाएगा। जब तक हॉस्पिटल ले जाएंगे तब तक तो मर भी हो जाएगा। उन्होंने किया, और इट वाज इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, और अगले दिन मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में आया ये चीज। सो वही ये उदाहरण, मतलब ये कि बड़ा दिखने वाली प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया भी आपके कि हेडेक से लेके हार्ट अटैक तक जो चीजें दिखती हैं बड़ी, वो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इफ यू नो द राइट टेक्निक्स। ये सिंपल चीजें हैं। ओनली थिंग इज इट इज नॉट, वो उस तरह से नहीं फैली जिस तरह से इस नॉलेज को फैलना चाहिए। ये काफ मसल के बारे में थोड़ा और बताइए, कैसे सेकंड हार्ट है? देखिए, काफ मसल क्या है, समझिए इसको। जितनी बार आप पैर हिलाते हैं, जैसे मैंने पैर हिलाया अभी, या कुछ लोगों की आदत भी होती है ऐसे पैर हिलते रहते हैं, आपने देखा भी होगा, लोग बोलते हैं तो ये तो एक पैर नहीं हिलाना चाहिए, बैड बिहेवियर है, या अशुभ है, लाइक दैट। जब ऐसे पैर मेरा हिल रहा है तो ये जो काफ मसल्स हैं, इसमें ब्लड उतना ही इजेक्ट हो रहा है जितना एक हार्ट बीट में एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड जाता है, अबाउट 80 ml। तो अगर ये भी इजेक्ट कर रहा है और हार्ट तो कर ही रहा है, तो यानी कि आपके बॉडी को 2 हार्ट मिल गए। जैसे हम 3 बैठे हैं, अगर मैं पैर हिला रहा हूं तो मेरे पास 2 हार्ट अभी काम कर रहे हैं, जबकि आप दोनों के सिर्फ एक ही हार्ट काम कर रहा है। तो जब ये दोनों जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप जरा देखिएगा कि जितने भी लोग आप मिलेंगे जिनकी आदतन पैर हिलाने की है, उनमें ना तो डायबिटीज होगी, ना तो उनका बीपी बढ़ा होगा, ना वो बहुत मोटे होंगे, ना बहुत गुस्सा आता होगा, राइट। उनकी हेल्थ में, क्योंकि 2 हार्ट काम कर रहा है, जब भी बैठे हैं अनजाने में पैर हिलते रहते हैं। जैसे मान लो टेलर है, टेलर को तो उसका तो चलता रहता है। आप एक बीमार टेलर लेके दिखा दो। हमने तो एक चैलेंज रखा था कि अगर आप कोई ऐसा टेलर दिखा दोगे, ये रखा था हमने सुभाष चंद्र बोस जयंती इसी साल, और ये सरोजिनी नायडू जयंती 20 फरवरी तक रखा था। इस बीच में आप एक ऐसा टेलर लाके दिखा दो पूरे देश में से जो डायबिटिक हो, डायबिटिक टेलर, ओके, पूरे देश में से ढूंढ के अल्टीमेटली 2 आए भी हमारे पास। उनमें से एक वाकई में था, उसने, हमने बोला कि 1 लाख रुपए का चैलेंज ले लो, कहा कि हम 1 लाख रुपए नहीं लेंगे, हमें तो हिम्स में एडमिशन चाहिए। हमने कहा चलो वो दे देंगे। एक और आया, 2 ही मिले, कहा कि, मैंने कहा डायबिटीज कब से है, कहा कि 5 साल पहले से। फिर मुझे नजर में आया कि उसके जो मशीन में मोटर लगी हुई है। अच्छा, तो पैर नहीं चलाना, मैंने कहा मोटर कब लगाया, कल लगभग 5 साल ही हुए हैं। तो फिर वो तो कैंसिल हो गया कि हम तो वो बोल रहा था वो ऐसे टेलर जिनके पैर हिलते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट अगर करते हैं 1 घंटे में 50 mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर नीचे आता है। मान लो एक लॉकडाउन लग गया, इंसुलिन की फैक्ट्री जल गई, जो इंसुलिन डिपेंडेंट लोग हैं उनका अगर ब्लड शुगर बढ़ जाए, इंसुलिन से ही फास्ट तरीके से ब्लड शुगर नीचे लगा लाना है, तो
1 घंटे में 50 mg per deciliter blood sugar will be dropped. मतलब ये हिलाते रहे ऐसे करके। ये this moment slowly. एक आप एक काम करो, मैं आपको अभी एक बोल देता हूँ, आप सभी लोग काम करो, जिनकी शुगर भी 400 रहती है, 500 रहती है, 600 रहती है, आप अभी शुगर चेक करो, ठीक है? और 15 मिनट ऐसे करो, खड़े होके या बैठ के 15 मिनट करो और शुगर चेक कराओ। आपकी अगर 500 थी तो आपकी 15 मिनट बाद लगभग 450 या 400 आ जाएगी। ओके। और एक और काम करो, अगर आपको और जल्दी फास्ट कटानी है तो 250 ग्राम करेला लो, 250 ग्राम नीम लो, हम अपने हॉस्पिटल में कराते भी हैं। 250 ग्राम करेला आपने देखा भी था, हाँ, तो उसका वीडियो भी है। 250 ग्राम करेला, 250 ग्राम नीम, उसको चॉप कर लो या मिक्सी में ग्राइंड कर लो और उसको पैरों से ना उसके ऊपर पैर ऐसे करो। अब डबल बेनिफिट हो रहा है, देखो जब आप पैर ऐसे ऐसे कर रहे हो, एक तो आपकी पिंडली हिल रही है, तो ये बेनिफिट तो मिल ही रहा है आपको, जो सबने बताया कि सेकंड हार्ट वाला। साथ में जो करेला और नीम है वो आपके पैरों के रिसेप्टर से ब्लड में जा रहे हैं, मेन स्ट्रीम ब्लड में जा रहे हैं, वो फिर जीप पे आ जाता है। 15-20 मिनट बाद जीप पे टेस्ट आएगा। तो 15-20 मिनट बाद जब जीप पे टेस्ट आ गया, उसके बाद 5 मिनट फालतू करना है। ओके। आप शुगर चेक करना, ऑलमोस्ट नियर बाय नॉर्मल होगी आपकी। तो डबल बेनिफिट हो गया, एक तो पैर हिला दिए, दूसरा जब आपने पैर हिलाए तो वो ब्लड से पहुंच भी गया। अब मेरे को एक थोड़े दिन पहले किसी पॉडकास्ट में एक डॉक्टर ने बोला कि नंगे पैर घास पे घूमने से कोई फायदा नहीं होता। हाँ बिल्कुल है। और एक 2-3 पॉडकास्ट वाले पीछे पड़े हुए हमारे, वो बोलते हैं खाली पेट फ्रूट खाने से शुगर बढ़ती है। आपने भी, मैंने आपको भेजा भी था एक पॉडकास्ट कि 2-3 पॉडकास्ट वाले जो थोड़े से शायद अलग विचारधारा के हैं, उन्होंने बकायदा लोगों को कंफ्यूज किया है कि खाली पेट फ्रूट नहीं खाना, शुगर बढ़ती है। और एक डॉक्टर ने वीडियो बनाया कि नंगे पांव घास पे घूमने से आंखों को कोई फायदा नहीं होता। जबकि मैंने आपके पॉडकास्ट पे मेरी स्टोरी बताई थी, मैंने अपनी स्टोरी इनके पॉडकास्ट बताई थी कि मुझे 7th क्लास में चश्मा लग गया था और मुझे डॉक्टर ने बोला था 5 बादाम और 5 भूरी मिर्चें रात को भिगो के रखनी है, सुबह उठ के चबा के खानी है और नंगे पांव घास पे घूमना है। तो मैं 50 साल का हो गया अभी, मुझे तो चश्मा लगा नहीं। उस पॉडकास्ट में क्या बोला वो भी याद है आपको? हाँ, नहीं वो बाद में मुझे कमेंट आए थे ना। अच्छा, ओके। वही पॉडकास्ट हमने अपने चैनल पे भी डाला था। ओके। आप वाले कट रील बना के डाला था, तो इवन की किसी ने मेरे चाचा जी को भेज दिया जो मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए थे कि चश्मा नहीं लगवाना, अब कोई तरीका बताओ। तो उन्होंने डॉक्टर से सवाल किया था। तो एक ये करना है और एक करेला नीम वाला उपाय करना है, तो भी शुगर आपकी कंट्रोल हो जाएगी। आप याद कीजिए, जो लोग पैर हिलाते होंगे, आपको अगर ध्यान आ रहा है, वो मोटे नहीं होंगे, वो नॉर्मल वेट होगा उनका, उनको ब्लड शुगर भी नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, चाहे उनका लाइफस्टाइल कुछ और भी रहे। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे को ये आदत थी, घर वालों ने बोल बोल के छुड़ाया, अब नहीं हिलता, पहले बहुत हिलता था। हाँ, तो वो आदत दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। ओके। घर वालों को उनको हमारी क्लिप दिखा देना। अच्छा आचार्य जी, आपके ना नॉर्मली घर में मम्मी पापा बहुत बड़े फैन हैं, लगभग हर घर में ही हैं आपके। तो इसका बड़ा कारण मुझे जो समझ में आया, आप जो घरेलू नुस्खे बताते हो ना, लोग कनेक्ट करते हैं, और सिर्फ कनेक्ट नहीं करते, इंप्लीमेंट करते हैं। फायदा होता होगा तभी तो जुड़े हैं, तभी तो फैन होते हैं आपके। तो ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ कॉमन चीजों के बताइए। डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, शुगर तो एक ही चीज है, अस्थमा हो गया, हार्ट की दिक्कत हो गया, आर्थराइटिस हो गया, इनके घरेलू उपचार चाहिए मेरे को आपसे। तो सबसे पहला तो आपको जो समझना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन कभी मत होने दो। पहला, कब्ज नहीं होने देना कभी। मेन चीज जो कब्ज है ना, वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। लोगों को लगता है पेट साफ हो रहा है हमारा, क्योंकि रोज उनको पोटी आ रही है, लेकिन बहुत सारा कचरा आंतों में अंदर चिपक रहा है। वो आंतों में मल ऐसे साइडों पे जम रहा है और वो धीरे धीरे सूख रहा है। जैसे आयुर्वेद का एक श्लोक है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोग है, कुपित मल को निकाल दो, स्वयं ठीक हो जाता है, यानी कि गंदे मल को निकाल दो। तो इसके लिए सबसे पहला नुस्खा है त्रिफला, हरड़ बेड़ा आंवला। 1 चम्मच रात को भिगो के रख दो, रात को भिगो के रख दो, और सुबह उठ के उसको उबाल के जब पानी आधा हो जाए तो पाउडर की बात कर रहे हैं? पाउडर 1 चम्मच हरड़ बेड़ा आंवला पाउडर मार्केट में पंसारी से मिल जाता है, जो जड़ी बूटियां बेचते हैं वहां मिल जाता है। नहीं तो हरड़ बेड़ा आंवला के पेड़ बहुत है, आंवला ले आओ मार्केट से। हरड़ बेड़ा आजकल चंडीगढ़ में बहुत लगा हुआ है, जो भी इलाके थोड़े से ग्रीन है वहां लगा हुआ है। तो हरड़ बेड़ा आंवला तीनों को रात को 1 चम्मच भिगो के रख दो, टोटल 1 चम्मच, और सुबह उठ के उसको पानी को उबाल लो। जब वो पानी उबल के आधा रह जाए, उसको छान के उसको मुंह में भर के कुल्ला करके अंदर ले, मतलब मुंह में भरो, घुमाओ अच्छी तरह, मुंह में कुल्ला करो अच्छी तरह, 10 12 15 बार घुमाओ, फिर उसको अंदर लेते जाओ, पूरा गिलास करके पी लो। और सुबह भिगो दो, जो सुबह भिगोया वो रात को ले लो सोते टाइम, जो रात को भिगोया वो सुबह ले लो।
लगातार नहीं करना, 5 दिन करा 2-4 दिन छोड़ देना, फिर 10 दिन करा 5-7 दिन छोड़ दिया, मतलब कोई भी चीज लगातार नहीं करनी, ठीक है, वो सम हो जाएगी, बॉडी को आदत पड़ जाती है, तो वो नहीं करना चाहिए, फिर बॉडी असर नहीं लेती उसका। तो ऐसा करने से आप जैसे ही ऐसा करोगे ना, सबसे पहले आपका पेट साफ होगा, आपकी कब्ज टूटेगी, धीरे धीरे आपका पेट साफ होने का टाइमिंग सेटल होगा, तो आपकी बीमारी का बेस तैयार हो जाएगा, ठीक है, कि आपको कोई भी बीमारी हो ही ना। फिर जो दूसरे कुछ डॉक्टर साहब भी बताते होते हैं कुछ तरीके, जैसे शुगर कंट्रोल करने के लिए अभी डीआईपी डाइट बताई है, ऐसे ही थायराइड के लिए हम बोलते हैं भुजंगासन करो, उल्टा लेट के भुजंगासन, जो ऐसे करके ऊपर जाते हैं। हाँ, तो मैं बोलता हूँ जो ऊपर चले जाओ, तो ऊपर जाके अपने आप को कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करो, और वहां जाके ओके मुंह की एक्सरसाइज करो, 4 बार मुंह की एक्सरसाइज करो, फिर 4 लंबी सांस लो ऊपर ही, ओके, और फिर वापस नीचे आ जाओ, ठीक है, ऐसा 12 बार करो, और आप हैरान हो जाओगे। जो डीआईपी डाइट साथ में करनी है, ये करोगे तो 1 से 2 महीने में थायराइड का, मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं उनकी थायराइड की गोली छूट गई है, कमाल है, क्योंकि Okay. गले की एक्सरसाइज हो रही है, हाँ. ग्लैंड की एक्सरसाइज हो रही है, हाँ, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ रही है, और वैसे भी सारा खेल ना हमारे खाने पीने और ऑक्सीजन का ही है। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ा दो, जो सर ने बताया, वो 1998 पे इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है, ये नोबेल प्राइज स्टडी है, लुइस जे इग्नारो साइंटिस्ट का नाम है, जिसको 1998 में ये नोबेल प्राइज मिला है। ऐसे ही 2016 में योशिरो सुमी को मिला है नोबेल प्राइज ऑटोफेजी के ऊपर, कि कैंसर को हरा सकते हो, आपकी बॉडी खुद ही कैंसर सेल को, जो कैंसर का सेल है, गुड सेल्स है, वो बैड सेल्स को खा जाता है, उसको ऑटोफेजी बोलते हैं। Okay. और मैं चाहूंगा ऑटोफेजी डॉक्टर साहब बड़े अच्छा से समझाते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब एक इंजीनियर भी हैं, साथ में डॉक्टर साहब का जो तरीका, डॉक्टर साहब की 32 बुक्स आ चुके हैं, मैंने तो आज तक एक भी नहीं लिखी, मैंने 4 बुक्स तैयार करके लिखी हुई है, लेकिन मेरे से वो फाइनल ही नहीं हो पाती क्योंकि मैं हर बार जब बुक लिखता हूँ मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा ये भी डाल दूं, ये भी डाल दूं, मेरी वो बुक कंप्लीट ही नहीं हो पा रही। मैं डॉक्टर साहब को 3 बार फोन करते, डॉक्टर साहब बुक छपवानी है, डॉक्टर साहब कहते हैं मेरे को इस फॉर्मेट में भेज दे, मैं छपवा दूंगा। डॉक्टर साहब की 32 आ चुकी है, 32। अच्छा, ये सारी भी किताब आप ही की लिखी हुई है? ये सारी किताबें डॉक्टर साहब की हैं। ओके। और मैं बोलूंगा जिसको भी कैंसर है, ये आप स्क्रीन पे जो नंबर है ना, वहां पे बोल दीजिए मुझे बुक चाहिए फ्री, तो वहां से आप ये बुक आपको पीडीएफ व्हाट्सएप कर देंगे। ये तो drbisurub.com पे जाके वहां पे ऑब्लिक शॉप करके वहां से भी बुक मिल जाएगी, फ्री डाउनलोड है वेबसाइट से, और बाकी अमेज़न से खरीद भी सकते हैं, वहां पे बेस्ट सेलर भी रही है काफी दिन तक ये। ओके। अच्छा, वो जो प्रोसेस आप बता रहे थे, ऑटोफेजी का सिग्निफिकेंस क्या है, ये समझने के लिए आपको ये समझना होगा, जिनको कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ट्यूमर है, किसी को स्टोन है, किसी को ब्लॉकेज है, तो क्या आपने सोचा कि वो स्टोन के अंदर क्या होगा? अगर वो किडनी स्टोन का स्टोन निकाल दें, उसको देखें उसके अंदर है क्या, ट्यूमर निकाल दें उसको, ट्यूमर को अगर काटे तो क्या मिलेगा, तो उसको अगर लैब में देंगे तो आप हैरान होंगे, उसके अंदर न्यूट्रिशन मिलेगी, विटामिन मिलेगा, मिनरल मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वही सारी चीज ट्यूमर के अंदर भरा है, खजाना जो आपके बॉडी को चाहिए। दैट बिकेम ए ट्यूमर, राइट। तो ट्यूमर के अंदर कोई खराब चीज नहीं, वही न्यूट्रिशन है जो न्यूट्रिशन एक्चुअली बॉडी नीड्स, लेकिन वो एक जगह इकट्ठा हो गया, वो अनयूटिलाइज रह गया। अब ऑटोफेजी का मतलब ये होता है कि डोंट ईट आफ्टर सनसेट, शाम के सनसेट होने के बाद, से अबाउट 6 PM के बाद कुछ मत खाओ, सुबह डिनर फिनिश कर लो। अब अगले दिन आपको सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है, तो लगभग आप 12 घंटे या 14 घंटे कुछ नहीं खा रहे हैं, लेकिन आप तो जिंदा है उस 14 घंटे में। बॉडी को तो हर सेल को लगातार खाना चाहिए, सप्लाई तो चाहिए। तो बॉडी क्या करेगा, जो आपका रिजर्व है, दैट इज अ ट्यूमर इज अ रिजर्व फॉर द बॉडी, उस रिजर्व को ब्रेक डाउन करेगा और उसके अंदर के न्यूट्रिएंट को लेके जहां जहां न्यूट्रिशन चाहिए पहुंचा देगा। तो 2 काम हो गए, एक तो आपको ट्यूमर से छुटकारा मिल गया और आपके बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया। तो दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का साइंस ही यह है कि ऑटोफेजी अगर आपको स्विच ऑन करना है तो उसका पहला नियम यह है कि डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त हो गया आप खाओ मत, उससे पहले खा लो, राइट। सूर्यास्त के बाद जो खाएंगे वो स्टोर करता है बॉडी, ट्यूमर बनाता है, और सूर्यास्त से पहले जो खाएंगे वही बॉडी में काम आता है। तो क्या बॉडी का कोई भी ट्यूमर खत्म हो जाएगा कहीं का भी? कहीं का भी, वो ट्यूमर तो कहीं भी हो सकता है। ऑल काइंड ऑफ ट्यूमर आर सेम, कि कहीं पे ट्यूमर को पॉलिप बोलेंगे, कहीं पे उसको आउटग्रोथ बोल देंगे, कहीं पे उसे फिशर बोल देंगे, कहीं पे उसे सिस्ट बोल देंगे। ट्यूमर के अलग अलग नाम रखे गए हैं डिपेंडिंग ऑन की ट्यूमर कौन से पार्ट में है, कितना बड़ा है। बट ट्यूमर तो का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि आप अगर न्यूट्रिशन बॉडी को ऐसे टाइम पे दे रहे हैं जिस टाइम पे वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो बॉडी स्टोर करता है।
तो वो टाइम क्या है, ह्यूमन बीइंग इज मेड इन सच ए वे कि सनसेट के बाद जो भी खाएंगे बॉडी विल ट्राई टू स्टोर इट रादर देन यूजिंग इट। ऐसा क्यों है कि सनसेट के बाद खाने से डिपॉजिट होता है? ये बॉडी का सर्केडियन क्लॉक है। फॉर एग्जांपल, आपके सवाल का जवाब, मान लो आप आधी रात को किचन में जाते हैं पानी पीने के लिए, अचानक उठ के, तो आप अक्सर आवाज सुनेंगे चूहे की कुतरने की आवाज, जो कि दिन में नहीं सुनेंगे, क्योंकि चूहे को गॉड ने इस तरह बनाया है, नेचर ने इस तरह बनाया है कि वो चूहे को रात को ही खाना है। इसे कहते हैं नॉक्टर्नल एनिमल, कि आधी रात को ही उसको खाना है, और चूहा इसको पालन करता है, दिन में नहीं खाता है वो, दिन में सोता है वो, रात को ही खाता है। तो सिमिलरली ह्यूमन, हर एनिमल को एक टाइम निर्धारित है कब से कब तक के बीच में फूड बॉडी एसिमुलेट करेगी। इंसान के लिए जो टाइम निर्धारित है दैट इज टिल द सनसेट। दैट इज, इस साइंस को अगर आपको समझना है और डिटेल में, जिनको इज कॉल्ड द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी। हमारा जो सर्केडियन क्लॉक मतलब हमारा टाइम टेबल इस तरह से बना है, दिनचर्या जिसे आयुर्वेद में बोलते हैं। और सर्केडियन क्लॉक को दो साल पहले नोबेल प्राइज मिला है इस साइंस को, राइट। तो सर्केडियन क्लॉक बॉडी का अगर हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। लेकिन आज देखेंगे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे लोग डिनर करते हैं। जब ये लगातार करेंगे 2 बजे, 3 बजे, हाँ, तो उतने तेजी से जिन लोगों ने ऐसा किया उनको पता है कि दे आर ऑलरेडी सिक पीपल, वो फिजिकली शारीरिक रूप से बीमार हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर करते हुए 3-4 महीने हो गए, इससे ज्यादा हो गए, तो कभी कभार तो कुछ भी चलता है, राइट। तो हमारे बॉडी का एक सर्केडियन रिदम है। जिस तरह से हमारे 2 हाथ हैं, कोई पूछेगा 3 हाथ क्यों नहीं है, देयर इज नो आंसर, दैट इज हाउ वी आर मेड। सिमिलरली हमारा सर्केडियन क्लॉक इस तरह से बना है दैट जब तक लाइट है बाहर तब तक ही आप खाएंगे, तो इट विल गो इन द बॉडी, अदरवाइज इट विल गेट डिपॉजिटेड, राइट, एंड दैट इज अ डिजीज। मैं एक बात बोलना चाहूंगा बीच में, आपसे ही पूछता हूँ कि चिड़िया, तोते, कबूतर, पक्षी है, वो किस टाइम आपको दाना चुगते मिलते हैं? ये लोग तो रात में सोते हैं, दिन में मिलते हैं, सुबह ही मिलते हैं ना। हाँ। आप रात को कभी भी नोटिस करना, कोई कबूतर, कोई चिड़िया, कोई तोता रात, दिन में सुबह दाना ढूंढने के लिए निकलते हैं और जाके खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं अपने। वो सूरज डूबने के बाद नहीं खाते, और चिड़िया तोते दिखते भी नहीं, कबूतर दिखते भी नहीं रात को। रात को अलग तरह के पक्षी होते हैं जो रात को जागने वाले होते हैं, ठीक है। तो अब उनको दिन में ही क्यों खाना है, जबकि उनको उड़ना भी है, हमें तो चलना भी नहीं, और फिर भी हम दिन में 6-6, 8-8 बार खाते हैं। जो व्यक्ति जितनी बार ज्यादा खाएगा वो उतना ज्यादा डॉक्टरों को बिल देगा। जैसे हमारे आयुर्वेद में कहावत है, हु ईट्स वंस इज योगी, हु ईट्स ट्वाइस इज भोगी, हु ईट्स थ्राइस इज रोगी, एंड यू ईट एंड वी ईट मोर देन 8 टाइम्स इन अ डे, 7 टाइम्स अ डे, 9 टाइम्स अ डे। तो हमारी तो पैर कब्र में होने चाहिए, और डॉक्टरों को बिल ही तो बन रहे हैं, और कर क्या रहे हो। तो कुछ मतलब जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, जो 3 बार खाए वो रोगी। और आप सुबह, दोपहर, शाम 3 तो मेन मील है, 2 मिड मील है, एक प्री ब्रेकफास्ट है आपका, एक आफ्टर डिनर है, तो आपके तो 6-7 मील है। तो सोचो जरा बॉडी पे क्या क्या बीत रही है। आप शादी में जाते हो 8 बजे, सूप, 8:15 भल्ले, 8:30 पापड़ी, 9:15 चाउमीन, फिर मंचूरियन, फिर मलाई कोफ्ता, फिर कोई शाही पनीर, फिर रोटी, फिर कोई कॉफी, फिर दूध का गिलास, फिर कोई चाय, फिर आइसक्रीम, फिर तिल्ले वाली कुल्फी, फिर पान, और फिर कॉफी। 8 बजे खाया, 12 बज गए, आपको खा ही रहे हो। तो कैसे आपकी गाड़ी, बॉडी का लीवर, आंतों का क्या बनेगा उस दिन रात को। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं इसी बात के ऊपर। मान लेते हैं आप 8 बजे गए, 12 बजे तक आपने खूब खाया, सुबह उठ के आपको लग गए लूज मोशन, आप चले गए 100 करोड़ बड़े डॉक्टर के पास, क्या बोलते हैं आपको? डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई। और उसी टाइम चले जाओ किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, वो क्या बोलता है? बॉडी सयानी है, जो रात को खाया बॉडी निकाल रही है, इसको करने दो जो कर रही है। अब आप बताओ असूल से डॉक्टर कौन से के पास जाना चाहिए? जो फूड पॉइजनिंग बोल रहा है, इन्फेक्शन बोल रहा है, डायरिया बोल रहा है, या बॉडी सयानी है वो बोल रहा है? सयानी जो बोल रहा है। लेकिन लोग जा किसके पास रहे हैं? पहले वाले के पास। और बाद में वहां से जब लास्ट स्टेज बन रही है तो इधर वालों के पास आ रहे हैं, जबकि पहले इधर आना चाहिए। जबकि उल्टा है इस देश में कि पहले आप 100 करोड़ बड़े डॉक्टर के पास चले जाते हो। मैं एक वीडियो आपको देता हूं, आप यहां लगा देना। ये पेशेंट हमारा अमेरिका का पेशेंट है। ये 2.5 साल पहले इसको कैंसर हुआ था। इसकी कीमो, रेडियो, सर्जरी सब हुई अमेरिका में। डॉक्टर ने बोला ठीक हो गया, ये घर चला गया अपने। डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। 3 महीने बाद जब दोबारा टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बोला ये स्टेज 4 टर्मिनल, यानी कि पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया है। तो उसने बोला मेरे पास कितना टाइम बचा है? बोलता है 2 से 3 महीने। बोलते हैं तो मैं क्या करूं? कहता कीमो, रेडियो।
कहता वो करा लूंगा तो कितना टाइम बचा है, कहता 2 से 3 महीने। तो डॉक्टर ने, तो उस पेशेंट ने बोला कि मैं आप ही को छोड़ देता हूँ। और डॉक्टर, उसने इंडिया में गूगल पे सर्च किया तो उसको इंडिया में हमारी वेबसाइट मिल गई, हमारे कोई 1-2 पेशेंट के रिव्यूज मिल गए, उसने हमें कांटेक्ट किया। मैंने उसको यहाँ से, हमने डाइट चार्ट भिजवाया, उसको यहाँ से काली हल्दी भिजवाई, कुछ और जड़ी बूटियां भिजवाई। आज 2.5 साल हो गए हैं। डॉक्टर ने बोला था 2-3 महीने जिंदा रहेगा, डॉक्टर मर चुका है, पेशेंट जिंदा है। वो डॉक्टर नहीं है अभी, वो डॉक्टर हार्ट अटैक से मर गया था 7 महीने बाद ही। वो पेशेंट की वीडियो पड़ी है मेरे पास, एक वीडियो में दे रहा हूँ, आप लगा देना यहाँ पे। और वो पेशेंट आज अमेरिका में डाइट कंसल्टेंट है, $300 से $800 फीस लेता है कैंसर की डाइट देने की। मतलब इट्स बिजनेस नाउ, ना ही इज फुल्ली स्मार्ट। और वो कह रहा है कि मैंने अगर वो ये डाइट ना बदली होती तो मैं तो जिंदा ही ना। यही डाइट जो हमने बताई, ऑटोफेजी डाइट, जिसमें फ्रूट्स हैं, सैलेड है, नारियल पानी है, जूसीज हैं, स्प्राउट्स हैं, ये डाइट। और जिसको मैंने काली हल्दी वाले को मिलवाया था, उससे मैंने इंडिया से एक काली हल्दी वाले को नंबर दिया था, उसको काली हल्दी सप्लाई करने की। ठीक है। उस टाइम वो 3 एकड़ में काली हल्दी उगाता था। आज भारत, मेरे को पता है यहाँ के, अब इसके बाद काली हल्दी की तुम ढूंढने लग जाओगे गूगल पे, तो काली हल्दी वाला जो यहाँ से 3 एकड़ में था, आज वो 2600 एकड़ में काली हल्दी बेचता है, मतलब उगाता है। और अभी उसने हफ्ता पहले, 10 एक दिन पहले डिफेंडर खरीदी, 6 महीने पहले ऑडी खरीदी। अरे वाह, मतलब अमेरिकन वो बंदे ने वहां काली हल्दी पॉपुलर कर दी इंडिया की। और काली हल्दी, पीली हल्दी दोनों अच्छी होती है भाई। कहीं ये सोचो, पीली वाली कम फायदेमंद है। पीली वाली की भी गांठ अगर सुबह खाली पेट चबाओगे तो कैंसर नहीं होगा। मैंने सुना है आयुर्वेद के नाम पे अमेरिका में कुछ भी बिकता है। हाँ, तो वो मैंने बता दिया, ऐसे ऑडी ले ली, अभी डिफेंडर ले ली। मतलब वो डाई हार्ट फैन है आयुर्वेद के, और हमारे को चाहिए नहीं। आयुर्वेद की वैल्यू भारत में उतनी नहीं है जितनी बाहर है। अमेरिका अपने TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को पूरी वैल्यू देते हैं। अमेरिका में अगर किसी को MBBS करनी हो तो उसको पहले 2 साल वहां की ट्रेडिशनल चाइनीज पत्ती पढ़नी पड़ती है। यानी कि वहां पे एक इंटीग्रेशन है आयुर्वेद और एलोपैथी की। लेकिन यहाँ पे आयुर्वेद वाले एलोपैथी वालों को नहीं समझते, एलोपैथी वाले आयुर्वेद वालों को कुछ नहीं समझते। तो ये इस देश को इंटीग्रेट होना पड़ेगा, और हम ही लोगों ने पहला इंटीग्रेशन शुरू किया भारत में। हमारे हॉस्पिटल का नाम है HIMSS, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। मतलब आयुर्वेद भी, होम्योपैथी भी, नेचुरोपैथी भी, एलोपैथी भी। हम एलोपैथी का कोई ट्रीटमेंट नहीं यूज करते, डायग्नोसिस यूज करते हैं। ओके, मतलब डायग्नोसिस, ब्लड टेस्ट वगैरह कोई जरूरत पड़ती है वो सब करते हैं। अदरवाइज हम बेसिकली होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को बिलीव करते हैं। ये जो आपने कहा कि 3 बार खाने, 2 बार खाने वाला, बहुत सारे ये भी डाइट वाले हैं जो हर 2 घंटे में खाने की सलाह देते हैं। थोड़ा खाओ, हर 2 घंटे में खाओ। शुगर पेशेंट को बहुत डरा दिया गया ये कह के कि अगर आप 2 घंटे में कुछ नहीं खाओगे शुगर लो हो जाएगी। हाँ, तो ये डर है ना, है नहीं। अब हमारे हॉस्पिटल में हम दिन में 5 बार खिलाते हैं हम भी यहाँ पे, और शुगर किसी की लो नहीं होती। आप दिखाना इंटरव्यू 1-2 पेशेंट के। लेकिन प्रॉब्लम क्या, उनके ब्रेन में इसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। उनको ब्रेन में बोल देते हैं कि तुम मर जाओगे, तुम्हें ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाएगा, तुम्हें अटैक पड़ जाएगा अगर तुम्हें शुगर नहीं, तुम फेंट हो जाओगे, तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, तुम गिर के चोट लग के गिर मर सकते हो। तो वो 2-2 घंटे बेचारे कोई टॉफी गोलियां लेके जूझता है। अरे भाई, अगर रखना भी है तो 2 घंटे बाद केला खा लो ना, सेब खा लो ना, बब्बू गोशा खा लो, आम खा लो, कुछ और खा लो। हमारे हॉस्पिटल में जब आम का सीजन होता है और शुगर पेशेंट आता है, हम उसको पहले दिन आधा किलो से 1 किलो आम ही खिलाते हैं पहले, कि पहले ये खा। और जब वो शुगर चेक करता है, उसकी ठीक आती है, उसका डर निकलता है। लोग पूछते हैं, अच्छा केला भी खा सकता हूँ, अच्छा चीकू भी खा सकता हूँ, अच्छा अंगूर भी खा सकता हूँ। उनको डर बिठा दिया गया। तो मतलब फल खाने से कोई शुगर बढ़ता ही नहीं है? सर, फल तो हमारी बॉडी के लिए अच्छे है ना, वो तो फ्रक्टोज है, वो चीनी वाली शुगर। अच्छा, मैं फल खाने को बोल रहा हूँ, मैं मैंगो शेक पीना अलाउड नहीं कर रहा हूँ। आपको मैंगो शेक नहीं पीना, इसका भी लॉजिक बताओ। डब्बे वाला जूस मत पीना। मैंने एक डिब्बे वाले जूस पे थोड़े दिन पहले भारती के साथ एक पॉडकास्ट बनाया था। मैंने उसमें जूस के डिब्बे का नाम नहीं लिया था कि जो डिब्बा आता है फलों के जूस का बाजार में, वो फलों का जूस नहीं है, वो केमिकल है। और मैंने, आप खुद देखो ना, मार्केट में मान लो अनार का जूस मिल रहा है डब्बे में। अनार कितने रुपए किलो आता है? जब आता है तो पता नहीं, लगभग 150 रुपए किलो अनार आता है, 1 किलो अनार लगभग आता होगा। और उसका जूस निकालो तो मुश्किल से 100-150 ग्राम निकलता है। तो 1 लीटर जूस के लिए आपको 5 किलो अनार चाहिए, तो 750 का अनार हो गया। ओके, फिर कोई 20 रुपए खर्चा भी आया होगा जूस निकालने का, छिलक हटाने का। इतना मोटा छिलक होता है, अंदर उसके वो कहीं उसके अनार चिपका होता है, जिस झिल्ली से वो निकालते हैं। तो लगभग 20 रुपए खर्चा आ गया अनार जूस निकालने का। 10 रुपए का डिब्बा भी है, जिसने बेचा 15 रुपए उसको भी चाहिए होंगे, जिसने बनाया 10 रुपए उसको भी चाहिए होंगे।
किसी बिपाशा बसु ने या किसी कैटरीना कैफ ने वो अनार का डब्बा पकड़ा, उसने भी कोई 20 रुपए लिए होंगे, तो 850 रुपए की कॉस्ट आ रही है। आपको बाजार में 100 रुपए का अनार का जूस कैसे मिल रहा है? किसी सच्ची कंपनी का अपने आप इंग्लिश मतलब निकाल लेना, एक्चुअल में वो उसका ब्रांड नेम है। मतलब जो रियल है वो रियल नहीं है। ना 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 सच्ची कंपनी बोलो आप। ओके। इतना मोटा नोटिस भेजा उन्होंने मुझे, इतना मोटा। अच्छा, लेकिन उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो झूठ थोड़ी बोला है। हाँ। आप लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करा लो, आप उसमें रियलिटी दिखा दो। तो मेरे वकील ने जवाब दे दिया वैसे। लेकिन गलत बात है कि आप लोगों को झूठ मत बोलो, उल्लू मत बनाओ। आपने लोगो पास करा लिया, ऊपर नीचे मिक्स फ्रूट जूस लिखा हुआ है, पोमेग्रेनेट जूस लिखा हुआ है, पाइनएप्पल जूस लिखा हुआ है, लीची जूस लिखा हुआ है। अरे बना के तो दिखाओ। बनता ही नहीं सर, वो कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा खतरनाक है। प्योर शुगर है वो सर, वो शुगर और केमिकल एसेंस है उसके अंदर, जिससे वो फ्लेवर डेवलप किया गया। आप बताओ, अनार का फ्लेवर डालने के लिए हम जहाज में जाते हैं तो एक शिप टाइप की शेप का वो जूस मिलता है। हाँ हाँ। आप मुझे बताओ, आप जब भी नेचुरल जूस पीते हो हमेशा टेस्ट अलग होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन उस जूस का हमेशा टेस्ट सेम कैसे होता है? हाँ, अच्छा, आप घर में सॉस लाते हो, टमाटो सॉस, हाँ। हमेशा उसका टेस्ट सेम कैसे है? टमाटर तो हर सीजन में टेस्ट चेंज करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो टमाटर का जूस, टमाटर का केचप नहीं है ना वो, ये बड़ी लॉजिकल बात टमाटर है ही नहीं। काजू के बिस्कुट में काजू नहीं है, बादाम के बिस्कुट में बादाम नहीं है, आलमंड ऑयल में आलमंड नहीं है। हम ऑरेंज का जूस घर में अगर बनाते हैं तो हर बार सेम नहीं होता है, कभी खट्टा कड़वा, कभी मीठा, कभी कुछ। ना तो सेम होता है, और बना के थोड़ी देर रख लेंगे तो हाँ। वो आप फिर पी नहीं पाएंगे, वो कड़वा हो जाता हाँ है। कड़वा हो जाएगा वो। हाँ, तो जबकि वो तो काफी समय तक रखा ही हुआ है, महीनों तक, और वैसे का वैसे ही टेस्ट है। हाँ। सो इतने के बाद ही पीपल शुड अंडरस्टैंड कि भाई उसमें दाल में कुछ काला नहीं, वो पूरा दाल ही काली है, समझना चाहिए। हाँ। मतलब आटे में नमक नहीं है, वो नमक का सारा नमक ही नमक है, आटा ही नहीं। आचार्य जी ये बताइए, किसी का बीपी बढ़ गया तो घर में कैसे घटाएं, घर में रह के? अगर किसी का बीपी हाई हो गया और वो दवाई नहीं खाना चाहता, तो डेली 5 मिनट की एक्सरसाइज है, थोड़े दिन करनी है, और खाने में कुछ परहेज करना बता देता हूं मैं। सफेद नमक छोड़ना है, और ब्रेड की बनी कोई चीज मतलब नहीं खानी, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, ये सब नहीं खाना। नमक कम खाना है, सफेद नमक कम खाना है, सेंधा नमक भी खा सकते हैं, काला नमक खा सकते हैं। और करना क्या है, राइट नोस्टल को बंद कर लेना है, राइट को, और लेफ्ट से सांस लेना है। अब इसको होल्ड करना है, जितनी देर होल्ड कर सको, 10-12 सेकेंड, फिर छोड़ देना है। फिर उसके बाद दोबारा सांस लेना है, होल्ड करके बाहर, और ऐसा 5 मिनट करना है। एक ही नाक को रखना है? राइट को बंद ही रखना है। लेफ्ट अच्छा। से ही लेना है, लेफ्ट से ही छोड़ना है, लेफ्ट से ही लेना है, लेफ्ट से ही छोड़ना है। ठीक है। 5 मिनट में 5 मिनट करने के बाद 15-20 मिनट बीपी चेक करोगे, लगभग 10 to 20% बीपी कंट्रोल मिलेगा, डाउन मिलेगा। ओके। और अगर यही आपने 5 की जगह 7-8 मिनट कर लिया तो इमीडिएटली माइग्रेन भी ठीक हो जाएगा। मतलब किसी को दर्द हुआ एकदम सिर का, तो राइट को बंद कर लें, लेफ्ट से सांस लें, रोकें और लेफ्ट से ही छोड़ें, फिर लेफ्ट से सांस लें, रोकें, बाहर भी रोकना है, अंदर भी रोकना है, कुंभक लगाना है मतलब। तो इसके 7 से 8 मिनट में माइग्रेन ठीक, 5 मिनट में बीपी ठीक। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे बीपी की गोली खानी है, तो आयुर्वेद की गोली खा लें। हाँ, मॉडर्न पैथी की ना खाएं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत है। पहले गूगल पे चेक कर लें, गूगल पे चेक कर लें, गोली का नाम डाल लें जो भी खाना चाहते हो, पहले उसके साइड इफेक्ट चेक कर लो। अगर साइड इफेक्ट हैं तो मर्जी आपकी, फिर खाना उसके बावजूद भी। तो नहीं तो हमारी किसी भी क्लिनिक पे चले जाओ, हम एक 7 डेज का फ्री पैकेज देते हैं। 7 दिन फ्री पैकेज हर क्लिनिक पे, हर हॉस्पिटल में 7 डेज फ्री पैकेज। वो सीख लो, लीवर डिटॉक्स का तरीका सीख लो, और तो बहुत सारे लोगों का तो उससे ही काफी फायदा हो जाता है। नहीं तो बीपी की गोली आयुर्वेद की ले लेना। हमारे पास एक डॉक्टर बीपी के नाम से गोली आती है हमारी अपनी, डॉक्टर बीपी। क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है उस पर, रिसर्च हो चुकी है, और वो गोली सेफ है। मतलब वो तो एक गोली, जैसे लोग सुबह शाम खाते हैं, तो वो तो एक गोली काम कर जाती है। ओके। और बीपी किसी का घट गया हो तो बढ़ाए कैसे, नॉर्मल कैसे करें? उल्टा करें, लेफ्ट को बंद कर लें, अच्छा, राइट से सांस लें, रोकें, राइट से छोड़ें। मतलब अगर बीपी हाई है तो लेफ्ट को यूज करना है, बीपी लो है तो राइट को यूज करना है। ये सूर्य नाड़ी है, हाँ। ये गर्म नाड़ी है, ये तेज नाड़ी है, ये ठंडी नाड़ी है। तो जब बीपी हाई है तो ठंडी नाड़ी यूज करनी है, चंद्र नाड़ी, जिसको कि ईडा बोलते हैं। और जो कि जब हमारे बीपी लो हो गया
तो हमने गर्म नाड़ी को यूज करना है, यानी कि सूर्य नाड़ी को। ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है। अच्छा, ये लॉजिक है। हाँ, तो एक गर्म, अच्छा कभी कोई दवाई असर ना कर रही हो, मान लो किसी को दवाई असर नहीं कर रही है, तो आप लेफ्ट को बंद करके 5 मिनट करने के बाद दवाई लो, दवाई असर करेगी। अच्छा, क्योंकि सूर्य नाड़ी को जागृत कर दिया आपने। ओके। और अगर आपको गुस्सा आ रहा हो, आपका मन कर रहा हो किसी का सिर फोड़ने का, आत्महत्या करने का, कुछ भी ऐसा मन कर रहा हो, राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस ले, लेफ्ट को छोड़े, तो आपको इमीडिएटली ब्रेन आपका अलग लेवल पे ले जाएगा। एक और तरीका भी है, आप जैसे ही आपको गुस्सा आए, तोड़फोड़ करने का मन करे, इमीडिएटली जूते चप्पल उतार के घर के आसपास जो भी मिट्टी हो, घास हो, रेत हो, वहां जाके पैर टिका लें, नंगे पांव। आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर बढ़ जाएगा धरती से। पैर टिका ले मतलब खड़े हो जाए? टिका ले मतलब चप्पल उतार के पैर रख ले मिट्टी पे, रेत पे, घास पे, ठीक है, तो धरती से कनेक्ट हो गए आप। तो इमीडिएटली विद इन 2 to 5 मिनट्स आप ये भी भूल जाओगे गुस्सा आ क्यों रहा था। ऐसा होगा? हाँ, गारंटीड होगा। एक और काम बताता हूँ इसी तरीके से। आपने एक चीज सुनी होगी, लोगों को जेट लैग होता है। ये क्या होता है? जेट लैग मतलब जैसे आप यहाँ से अमेरिका चले गए, तो यहाँ पे दिन है, अमेरिका में रात है। आप लंदन चले गए या कनाडा चले गए, तो यहाँ पे दिन है, वहां रात है, यहाँ पे रात है, वहां दिन है। तो आपकी बॉडी जब दूसरी कंट्री में जाती है, जो कि टाइम डिफरेंस है, जोन है, तो वहां के अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी वहां एडजस्ट नहीं हो पाती पहले 2-4 दिन तक। ठीक है, 2-4 दिन लगते हैं आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में। तो उसको बोलते हैं जेट लैग। मींस आपको दिन में नींद आएगी, रात को आप जागोगे। क्यों? क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट अलग है, वहां का टाइम जोन अलग है। तो आपको क्या करना है, आज के बाद जब भी इंडिया से बाहर जाओ आप, तो जेट लैग नहीं होगा। जैसे ही जहाज से उतरो, बाहर निकलते ही आपने 40 मिनट से 60 मिनट के लिए वहां की धरती पे पांव टिका देने हैं। अच्छा, तो वहां की धरती पे पांव टिकाओगे तो आपकी बॉडी वहां की धरती से अलाइन हो जाएगी, वहां के एनवायरनमेंट से अलाइन हो जाएगी। तो आपको जेट लैग नहीं होगा। जितने हीरो हीरोइन है, ये मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वीडियो हर वीवीआईपी तक पहुंचानी है आपने, हर एक अमीर आदमी तक पहुंचानी है, हर एक फिल्म स्टार तक पहुंचानी है, क्योंकि इनके एक एक दिन की, एक एक मिनट की, घंटे की कीमत है। तो जब ये इंडिया से बाहर जाते हैं, इनके 2 दिन तो एडजस्ट होने में लग जाते हैं कि भाई हम गए कनाडा, अब 2 दिन तो बॉडी एडजस्ट हो रही है जी, दिन में नींद आ रही है, रात को जाग रहे हैं उल्लुओं की तरह। ऐसे ही जब ये लंदन जाते हैं शूटिंग करने के लिए, तो इनका दिन खराब होता है। तो अगर ये जेट लैग वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो इस बार जब भी इंडिया से बाहर जाओ, तो पहले वहां जाके मिट्टी पे बैठ जाओ या टिका लो पांव, नंगे पांव। तो धरती से अलाइन हो जाओ, वहां के एनवायरनमेंट से अलाइन हो जाओ, तो जेट लैग नहीं होगा। कुछ लोगों को रात में पैर दर्द होता है, उसका क्या इलाज है? उसके लिए आपको कोई भी आपके आसपास के पंचकर्म सेंटर में जाना पड़ेगा, पंचकर्म सेंटर में, और वहां जाके स्नेहन स्वेदन ये करना होगा। और सुबह और शाम 2 टाइम आपको उकड़ू बैठ के गर्म पानी पीना होगा, हर्बल टी या गर्म पानी। तो रात को जो सोते टाइम पैर दुखते हैं, पैरों में जलन होती है, चींटियां लड़ती हैं, या शाइटिका पेन होता है, या उनकी पिंडलियां मसलनी पड़ती हैं, कई लोग पैरों को लतड़वाते हैं, मैं चाहूंगा एक वीडियो आप यहाँ लगा दो इसी जगह पे। ये सोनम बाजवा है जो हमारी हीरोइन पंजाबी की, उसकी मम्मी का इंटरव्यू है। इसकी मम्मी को 7-8 साल से रात को सोने से पहले पैरों में दर्द शुरू हो जाता था, बड़ा भयंकर, पैरों में दर्द, खिंचाव, झंझनाट। हमारे हॉस्पिटल में वो कल उनका 8वां दिन था, तो सेकंड डे में ही उनका पेन ठीक हो गया, जो कि पिछले 7-8 साल से था। ओके। प्लस पिछले 5 साल से वो एंटासिड खा रही थी, सुबह सुबह एसिड की गोली खा रही थी, वो गोली उनकी छूट गई, अभी वो 5 दिन से नहीं खा रही। पिछले 4-5 साल से वो नींद की गोली भी खा रही थी, वो भी पिछले 4-5 दिन से नींद की गोली भी नहीं खाई। और ये कोई मेरे रिलेटिव नहीं है, सोनम, मैं पंजाबी हूँ, वो बाजवा है। तो सोनम बाजवा की मम्मी का इंटरव्यू इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो एक सेलिब्रिटी की मम्मी है, सोनम ने उनको हमारे पास भेजा है, तो काफी ठीक है वो। ओके। बुखार हो जाए तो घरेलू क्या इलाज है? बुखार, जुकाम, खांसी अगर हो जाए तो आपने दवाई नहीं खानी, जो भी बुखार की गोली है, क्योंकि मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, दुनिया की सबसे खराब गोली है, सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट वाली कोई दवाई है तो हमारी ये फीवर उतारने की दवाई है, मैं नाम नहीं लेता, ठीक है। तो आज के बाद जब भी बुखार हो जाए, पहला लक्षण आए आपको फील ही हो जाए बुखार चढ़ने लगा है, इमीडिएटली एक बाल्टी लेनी है, गर्म पानी से भरनी है, 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है, जितना आप सहन कर सको। उसमें घुटने तक पाँव डुबो के बैठ जाना है, पाँव डुबो के उसमें पानी में बैठ के ना, तो आपका बॉडी में वो टेम्परेचर जब फील होगा आपको, तो जैसे ही वो टेम्परेचर ठंडा होने लगे, पानी ठंडा होने लगे, 2 डिब्बे निकालने हैं, 2 डिब्बे डालने हैं, 40 से 60 मिनट ऐसे ही बैठे रहना है। 40 से 60 मिनट? 40 से 60 मिनट बैठना है, और गरम गरम पानी सिप सिप करके पीना है। ओके।
वैसे सबसे बढ़िया तरीका है, आपके घर के आसपास गिलोय होती है, गिलोय का लगभग 3-4 इंच लंबा टुकड़ा तोड़ के बीच में से काट वाट के उसको उबाल के साथ में पीना है। आप हैरान हो जाओगे, 100 में से 80 लोगों का और 100 में से 80 बार एक ही बार में 1 घंटे में बुखार उतर जाएगा। ओके। अच्छा, जैसे ही आप ये करोगे आपको पसीना आएगा, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अगर आप बाल्टी में नहीं करना चाहते हो, घर में बाथटब अगर हो तो इतना कमर तक पानी रख के उसमें बाथटब में बैठ जाओ और साथ में कोई किताब पढ़ लो, कोई मैगजीन पढ़ लो, रेस्ट कर लो और आप हैरान हो जाओगे। उसके बाद आपको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए नींद आएगी आपको। आधा घंटा सोना, उठोगे बुखार गायब हो चुका होगा। फीवर इज अवर फ्रेंड। बुखार हमारा दुश्मन नहीं है, बुखार हमारा मित्र है, हमारे भले के लिए आता है। ओके। आप पूछ सकते हो भला क्या है इसमें, क्या भला है, बुखार में क्या भला है? तो बुखार, जुकाम, खांसी ये हमारे मित्र हैं। उल्टी, दस्त ये भी हमारे मित्र हैं। मित्र कैसे है बुखार? जब भी बुखार चढ़ता है बॉडी अपना टेम्परेचर खुद बढ़ाती है। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। वो टेम्परेचर क्यों बढ़ाती है? क्योंकि उसको अपने अंदर कोई पैथोजन को हराना है। जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया बाहर से, कोई इंफेक्शन आ गया, तो अब बॉडी के पास क्या टूल है उसको हराने का? जैसे आपके घर में उग्रवादी घुस गए या आपके घर में चोर घुस गए, तो आप क्या करोगे? कुछ चीजों से मारे पीटेंगे, उसे मारे। और अगर आप एक हो वो 4 है तो क्या करोगे? कुछ नहीं, सरेंडर कर देंगे। सरेंडर कर देंगे। हाँ। तो ऐसी हमारी बॉडी में पैथोजन आया तो बॉडी खुद टेम्परेचर बढ़ाती है उसको हराने के लिए। लेकिन आप गोली खा के टेम्परेचर उतार देते हो। हाँ। तो आप गलती करते हो क्योंकि बॉडी के टूल्स आपने खराब कर दिया। तो आपको क्या करना है, जब भी बुखार चढ़े तो आपने 1-आधा डिग्री बुखार और चढ़ा देना है। तो गर्म पानी क्या करेगा, 1 डिग्री 1.5 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ा देगा और फिर एकदम नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो उस लेवल तक ले जाएगा उस जहां पे उस पैथोजन को बॉडी हरा पाएगी। उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी या उसके खिलाफ एंटीडोट बना लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी, या उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, मार देगी उसको। ओके, सॉलिड। आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये हमारे मित्र हैं। तो जब भी कभी शादी में जाओ, आपको दस्त लग जाए तो उस डॉक्टर के पास जाओ कि जो ये बोले, मैंने पहले भी पूछा था कि कौन सा डॉक्टर बढ़िया है, उस डॉक्टर जाओ, ये बोले रात को बॉडी ने खूब खाया है इसलिए निकाल रही है, तो जो कर रही है करने दो। उस डॉक्टर के पास मत जाओ जो फूड पॉइजनिंग बोले, लूज मोशन बोले, इन्फेक्शन बोले, डायरिया बोले और आपको बोले ग्लूकोज लगा दूं क्या, गोली दे दूं क्या। अच्छा, कई लोग बोलते चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी फील हो रही है, तो रेस्ट कर लो भाई। रात को कोई आपके मुंह में खिला रहा था क्या? और मुंह में भी कोई नहीं खिलाता आज की डेट में, वो भी शादी वाले दिन ना मुंह में चम्मच डाल के फोटो। आप तो अगर वो वाली फोटो का रिवाज बंद हो गया, हमारे टाइम में रिवाज था। वो भाई मेरे साथ जो दर्शक बैठे हैं यहाँ पे, जो टीम बैठी है, उनमें कईयों की शादी होने वाली है, तो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि अब आजकल मुंह में चम्मच का रिवाज ही बंद हो गया। हमारे टाइम पे चम्मच मुंह में डालते थे। हाँ। तो अब तो चम्मच भी कोई नहीं मुंह डालता, लास्ट में बस गंगा जल डालते हैं आजकल तो। अच्छा, एक सवाल ये है, माओ के लिए, बच्चे की तबीयत खराब होता है, खाना पीना छोड़ देता है, जबरदस्ती ठूसते रहते हैं, वो बहुत गलत है, भयंकर गलत है। बच्चा बीमार हो जाएगा उल्टा। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो मत दो, उसकी बॉडी जब मांगेगी मांग लेगा अपने आप। अच्छा, एक लेडी आई मेरे पास, उसका 6 साल का बच्चा था, इतना बड़ा था, और मुझे बोलती है ना शुरू से कुछ खाता ही नहीं है, इसके पीछे ना थाली लेके भागना पड़ता है, इसके पीछे मुझे परोठे को गुप्पल गप्पल बना के वैसे रोल रोल बना के देते ना मम्मियाँ, खा ले बेटा, रोटी में रोल करके सब्जी अचार डाल देती थी। तो कहती इसके पीछे भागना पड़ता है, कुछ खाता नहीं है। तो मैंने बोला ये पैदा हुआ था कितने किलो का था? कहती 2 किलो 700 ग्राम का। मैं भी कितने किलो का है? कहती 18 किलो का। मैं कहा फिर 2.5 से 18 कैसे हो गया? ये इतना बड़ा कैसे हो गया? तो इतना सा था। ये सब माओ की प्रॉब्लम है दुनिया में कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है। जब भूख लगेगी खा लेगा, लेकिन जो जबरदस्ती ठूसोगे तो उसको डायबिटीज कर लोगे आप, उसको चश्मा लगवा दोगे छोटी उम्र में, उसको हर्निया हो जाएगा। चाहे पूरे दिन अगर ना खाए बच्चा तो सर अगले दिन खा लेगा, तो छोड़ दें। हाँ सर, भूख लगेगी मांग लेगा ना। एक बात बताओ, दुनिया में कौन सा जानवर जंगल में है जिसकी माँ उसके पीछे पीछे घूमती है खाना लेके? कहीं कोई नहीं। फिर सारे बच्चे जानवरों के अपने आप बड़े होते हैं। अच्छा चलो, आपने घर में कभी कोई पेट पाला है आज तक? मैं नहीं पालता। वैसे आपके किसी जानने वाले ने कुत्ता पाला हो, बिल्ली पाली हो? जब हम कुत्ता घर में पालते हैं तो हम 10-12 दिन का पिल्ला घर पे ले आते हैं। 10-12 दिन का होता है, उसकी आंखें भी नहीं खुलती पूरी। पहले 4 दिन तो कुत्तों की आंखें भी नहीं खुलती कई ब्रीड की। तो 10-12 दिन में उसकी माँ ने उसको क्या ट्रेनिंग दे दी होगी? वो तो माँ के साथ अलग हो जाता है, 5-7 दिन दूध पीता है, अलग कर देते हैं उसको माँ से। फिर उसको हमारे घर में रहना होता है। और देखो, जब भी बीमार पड़ता है वो खाना छोड़ देता है और 2-3 दिन में धूप सेकता है, रेस्ट करता है, घास खाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। उल्टी उल्टी करता है, एसिड निकालता है अपना।
लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, बीमार होने पे हम उल्टा खाना ढूंढते हैं। हमारे पास हमेशा लोग एक ही सवाल करते हैं, सर वजन घटाना है, क्या क्या खाऊं? सवाल ही गलत है। भाई घटाना तूने वजन है, सवाल क्या पूछ रही है भाई, खाऊं क्या क्या? जबकि सवाल क्या पूछना चाहिए, क्या क्या छोड़ना है। जैसे आप कार धो रहे हो, मान लो, ओहो क्या हाल है सीना साहब, कार धो रहे हो? और दिख तो रहा है धो रहा हूं। लोगों के कई जगह सवाल ही गलत है। फिर पता है कार धो रहे हो, फिर उसके बाद ओहो सीना जी कार धो रहे हो, और धो तो रहा हूं, दिख तो रहा है तेरे को। मतलब लोगों को ना आदत है, ओहो आप हॉस्पिटल में हो, अरे भाई, मतलब लोग ना जानबूझ के बार बार वो बात बोल के पक्का कर देते हैं। जैसे वो घर आते हैं तो अच्छा आ गए, वो तारक मेहता शो में है, क्या लगता है? अच्छा नहीं, मेरी आत्मा आई है, अभी मैं तो ट्रक के नीचे मर चुका हूँ। मेरी आत्मा घर पे तेरे से मिलने आई है। तो कहने का मतलब ये है कि सवाल सही पूछो। हमें फोन आता है, सर नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, व्रत शुरू हो रहे हैं, क्या क्या खा सकते हैं? और नवरात्रों का मतलब ही ये था, अभी आने वाले हैं, व्रतों का मतलब ही ये था कि आप अपनी बॉडी को उपवास रख के, लंघन करके बॉडी को डिटॉक्स कर लो, क्लीन कर लो, ताकि जब अगला मौसम आए उस मौसम से पहले ही आपकी इम्यूनिटी बीमारी से लड़ने के लिए रेडी हो जाए। हमारी बॉडी में एक ही चीज है जो हमेशा बचाएगी हमें, वो है हमारी इम्यूनिटी। उसी की बात नहीं हो रही है। पूरी दुनिया में कैंसर हो गया, कीमो की बात हो रही है, रेडियोथेरेपी की बात हो रही है, ऑपरेशन की बात हो रही है, किडनी फेल हो जाए डायलिसिस की बात हो रही है, ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, लीवर फेल हो जाए लीवर ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, घुटना खराब हो जाए घुटना बदलने की बात हो रही है। कोई भी ये नहीं कह रहा कि आपकी इम्यूनिटी आपको ठीक कर सकती है। इम्यूनिटी को बढ़ा लो, खाना पीना ठीक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, पंचकर्म कर लो, बॉडी को डिटॉक्स कर लो, ये बात ही नहीं कर रहा कोई। आपने खुद हमारे हॉस्पिटल में 7 दिन लगाए हैं, सच बताना कितना हल्का फील करते हो? अंदर से बहुत ज्यादा हल्का फील होता है, मजा आता है, वेरी इजी, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं हल्का हो गया अंदर से। आपने पता क्या किया, अगर आप हर 6 महीने में 7 दिन हमारे जैसे किसी सेंटर को दे दोगे, इस जन्म में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। सर मैं प्लान कर रहा हूँ हर महीने 5-6 दिन के लिए आऊं यहाँ पे। नहीं, आप हर 6 महीने में भी 7 दिन दे दोगे तो भी बच जाओगे। हर 3 महीने में भी 7 दिन दोगे तो भी बच जाओगे। कभी इस जन्म में डॉक्टर की शक्ल ही नहीं पड़ेगी। ये सफेद कोट वाले आपके नेड़े ही नहीं लगेंगे।